तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया हिस्टोरिक विन ओवर साउथ अफ्रीका एज वेल एज कुछ ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स जो कि फालतू फैलाए जा रहे हैं पब्लिक में, उनको ही ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अबाउट सम इंटरेस्टिंग जनवरी ट्रांसफर रूमर्स एंड द फीफा वर्ल्ड प्रो 11। सो लेट्स बिगिन। तो भाई जनवरी क्या स्टार्ट हुई है। हम लोग कहाँ पिछली पॉडकास्ट में सोच रहे थे कि हम लोग थोड़े बैड नोट पे स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम परफेक्ट नोट पे स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमने। हिस्टोरिक नोट है बाय ऑल मींस। एग्जैक्टली एंड जनवरी है, सो जनवरी ट्रांसफर विंडो भी आ गई है। काफ़ी क्लब्स के काफ़ी लिंक्स बन रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ, सो उसको भी डिस्कस करेंगे। बट स्टार्टिंग विद क्रिकेट, क्योंकि आज यू सेड हिस्टोरिक इवेंट हुआ है यहाँ पे। द फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पे कोई एशियन कैप्टन जीता है केप टाउन में। एग्जैक्टली केप टाउन में, इस स्टेडियम में। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? मैं मतलब शुरू इस चीज़ से करूंगा कि यार पहली बात तो जो हम लोग सेकेंड टेस्ट मैच जीते और जिस फैशन में जीते हैं ना, हाँ, ये चीज़ को उतना क्रेडिट मिलेगा नहीं जितना मुझे लगता है मिलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट मैच इतना गंदा चला गया और फर्स्ट इनिंग्स में जो कोलैप्स हुआ उसकी वजह से। हाँ राइट। एंड जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस आपस में लड़ते रहते हैं उसकी वजह से। एंड जो कि जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स जो ये गंदगी फैला रहे हैं इंटरनेट पे, उसकी वजह से। ये कई सारे रीजंस हैं। और इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में ना, हम लोग क्या करते हैं कि हर टेस्ट मैच के एकदम टैक्टिकली टेक्निकल ब्रेक डाउन करते हैं। किसने क्या शॉट खेला, कैसे खेला, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते थे, उसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या था। बट इस पॉडकास्ट में पर्टिकुलरली हम लोग ना थोड़ा नैरेटिव्स पे फोकस करेंगे और जो भी फालतू की इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है इंटरनेट पे, जो भी मतलब गलत नैरेटिव स्प्रेड करे जा रहे हैं, उन सबको टैकल करेंगे वन बाय वन। ठीक है, बिकॉज आई थिंक पब्लिक पूरी इंडिया की इस वक्त जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, एंड थैंक्स टू सम जर्नलिस्ट्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, एक ना वो एक एको चेम्बर बन गया जिसमें लोग सब बुरा ही करे जा रहे हैं एक दूसरे की, कि भाई इनने ऐसा कर दिया, इनने तो, इनसे तो कुछ नहीं हो सकता है, तो वर्ल्ड कप भी हार जाते हैं, इनको टेस्ट मैच भी खेलना नहीं आता। बट द पॉइंट इज कि भाई इतना आसान होता नहीं है करना जितना आपको लगता है। हाँ। एंड इसी की चलते हुए जो कि फालतू के नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं, वन सेकंड रिएटरेट, वो सारे टैकल करेंगे हम लोग। तो मैं वन बाय वन तो पुट आउट करते रहना एंड वी विल ट्राई टू काउंटर देम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ था तो सबसे बड़ा जो न्यूज़ थी, सबसे बड़ा चेंज था, वो यही था कि अश्विन को वापस निकाल दिया गया एंड जडेजा वापस अंदर आ गया। एंड आई हैव सीन कि मीडिया में भी जो WTC फाइनल में एकदम से अप्रोर हुआ था कि आपने अश्विन कैसे नहीं खिलाया, nobody cares about it right now। मतलब जब तक हम लोग जीत रहे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो डू यू थिंक रोहित शर्मा का ये डिसीजन वापस हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, या फिर इट इज़ फेयर क्योंकि अल्टीमेटली हमने एक हिस्टोरिक विक्ट्री क्लेम करी है? नहीं, मैं क्रिटिसाइज करूंगा इस चीज़ को। इवन दो सब लोग जानते हैं पॉडकास्ट में कि मैं कितना सपोर्ट करता हूँ रोहित शर्मा को उसकी कैप्टनसी पे, बट आई डोंट थिंक दिस इज जस्टिफाइड एट ऑल। एंड द सैड पार्ट इज, मुझे अब लगता है कि जब तक अश्विन रिटायर होगा ना, तब तक ये चलता ही रहेगा। ओके, अब हार्डली कितना 2 साल और, हाँ, ये लास्ट WTC साइकिल आई थिंक उसकी। होप मोस्ट लाइकली, आई थिंक इज 36, ही विल बी 37 दिस ईयर। कितना ही और खेल लेगा, मतलब मे बी शायद टेस्ट मैचेस खेले इसलिए शायद उसका करियर प्रोलॉन्ग हो जाए, क्योंकि T20 और ODIs में तो सीन है। बट वही ना, प्रोलॉन्ग भी होगा तो कितना ही होगा, 1 साल और, 1 साल और। हाँ राइट। तो फॉर श्योर ट्वाइलाइट ईयर्स में चल रहा है अपने वो। हम लोग यूजुअली ये रिटायरमेंट इज कमिंग क्लोज वाला नैरेटिव विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए रखते हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट अश्विन। हाँ, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये डिटेल में डिस्कस करा है, तो मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा इस वाले नैरेटिव पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें टैकल करनी है। बट द फैक्ट इज, जडेजा का भाई बिग फैन भाई, मतलब मुझे लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ दिस जनरेशन फॉर श्योर। एंड फॉर मी ही इज द बेस्ट फील्डर ऑफ दिस जनरेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम, क्योंकि मैंने सारे देखे नहीं है। राइट। 1920 में कौन था मुझे पता नहीं, तो आई कांट रियली कॉमेंट ऑन दैट, बट आई थिंक मुझे मतलब कौन ही है भाई, मतलब इसके आसपास बहुत ही कम लोग हैं ऐसे। तो डिस्पाइट ऑफ दैट, इफ यू लुक एट द कंट्रीब्यूशन, ही डिड नॉट गेट टू बोल। बैटिंग आई थी 0 पे आउट हुआ था। फील्डिंग तो चलो ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। व्हाई वुड यू नॉट प्ले अश्विन देयर? राइट। आई वुड ऑल्सो गो ऑन टू से, पिछले मैच में अश्विन ने एक ही विकेट लिया था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आउट देयर आफ्टर रबाडा, मे बी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आउट देयर। बुमराह एंड सिराज डिड नॉट परफॉर्म वेल इन दैट गेम। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं, सारा ब्लेम बैट्समैन पर डाल दिया था या फिर प्रसिद्ध कृष्णा पर डाल दिया था। बुमराह एंड सिराज, एज गुड एज दे हैव बीन इन दिस टेस्ट मैच, दे वर नॉट गुड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। राइट। उन सबका बलि का बकरा कौन बना? अश्विन बन गया। उसकी इकोनॉमी जाके देखो, उससे जिस तरीके से बैट्समैन को होल्ड अप करा हुआ था ना, हर चीज से स्टैट्स पे नहीं देखता, स्टैट्स पे तो वो वैसे भी अच्छा था,
बट अगर आप आई टेस्ट भी देख रहे हो ना, आपको दिखेगा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी मैच में. देयर इज नो लॉजिकल रीजन टू नॉट प्ले हिम इन दिस गेम. विच इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक पेसर फ्रेंडली विकेट था, उस पर आपने पेसर्स को ब्लेम नहीं करा जबकि उनने परफॉर्म नहीं करा, आपने अश्विन को स्किपगोट बना दिया वहां पे. एक जो मैं डिसीजन प्रेस करूंगा वो ये था कि शार्दुल ठाकुर को हटा के मुकेश को लेके आए. ओके. एंड 4 पेसर्स खिला दिए फ्रंट लाइन. ये हमने सीरीज के प्रीव्यू में डिस्कस किया था हमने ये कि ठाकुर से बेटर है 4 पेसर्स और एक स्पिनर ही खिला दो अगर बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे पेसर्स की तो. राइट. एंड रोहित शर्मा ने एक्जैक्टली वो चीज करी, तो वहां पे एकदम प्रेज बनता है रोहित शर्मा का एंड राहुल द्रविड़ ऑल्सो. बट अश्विन वाले पॉइंट पे तो मैं हमेशा क्रिटिसाइज करूंगा. ये चीज हमने विराट कोहली के अंडर भी देखी थी और यहाँ पे भी देखी थी. मैं बता रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल में जडेजा का भी ओवरसीज बैटिंग रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बहुत. और अश्विन ऐसा नहीं है कि विकेट थ्रो करके आउट हो रहा है, स्पेशली द सेकंड इनिंग्स इन द लास्ट गेम. जो बॉल वो उठी थी सामने से, यू कुड नॉट रियली डू मच. अब वो जडेजा के साथ भी काइंड ऑफ ऐसा ही हुआ, बॉल एकदम से ग्रिप करके बाउंस करी है, बट पीपल वोंट कॉल दैट आउट बिकॉज सपोजिटली इन द आइज ऑफ द पीपल ही इज द बेटर ऑलराउंडर. राइट. बहुत फालतू का नैरेटिव है ये. एंड इसमें जो भी जर्नलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, आइदर दे डू नॉट वॉच क्रिकेट or they have a certain agenda. Right. I can't put it in any other way. And if we talk about something else, क्योंकि यहाँ पे obviously बाद में मैच के बाद हमने देखा कि specifically I think ये मैच हम लोग जीते सेकंड, वो it is because of our bowlers. Right. यहाँ पे बैटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ extraordinary performance देखने को मिली नहीं. Although I would say कि इस मैच में जो भी 30-40s भी बनाए हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल ने, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी अल्टीमेटली, क्योंकि स्कोर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था. सो इज इट बिकॉज कि पिच इतनी चेंज हो गई फर्स्ट मैच से लेके सेकंड मैच में आते हुए, हमारे बॉलर्स एकदम से इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करने लगे? वॉज इट कि कुछ रोहित शर्मा पहले से प्लान करके आया था, फर्स्ट मैच में लैक ऑफ प्लानिंग थी, एज हमने डिस्कस किया था पहले भी ये चीज़. इज इट बिकॉज कि बस प्लानिंग बेटर हो गई इसलिए हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, या फिर लाइक फर्स्ट मैच में सब थोड़े ढीले थे, वर्ल्ड कप लॉस के बाद पहली बार सब आके वापस मिल रहे थे? वॉज इट लाइक दैट? इंटरेस्टिंग पॉइंट है. पहले ना, अभी जो हम नैरेटिव्स और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इससे ऑटोमेटिकली हमारा सेकंड मैच का पूरा रिव्यू भी हो जाएगा. ओके. ठीक है, तो मैं लिसनर्स को पहले ही बता दूं कि हर चीज कवर होने वाली है. हमने अभी प्लेइंग 11 डिस्कस कर ली, अश्विन और मुकेश का जो भी सीन था. अब हम आते पिच पे, क्योंकि हमने पिच मेंशन करी एंड इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. राइट. क्योंकि पिच पे पहले दिन पे 23 विकेट्स गिरे थे. हाँ. दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट. 25 विकेट गिरे थे. वो शायद कुछ 1902 में कुछ हुआ था, कुछ 1902 में हुआ था शायद. और इसके बाद भी जो टॉप 10 की जो लिस्ट थी ना, कि मतलब फर्स्ट डे पे सबसे ज्यादा विकेट गिरने वाले जो टॉप 10 की लिस्ट थी, इस वाले को छोड़ के बाकी सारे जो है ना वो ऐसे थे 1950, 1940, 1930, इतने मतलब 50-70 साल पुराने थे ये सारे. तो इट क्लियरली शोज कि मॉडर्न डे गेम में पहली बार ऐसा हो रहा है. राइट. कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा. डोंट यू थिंक यहाँ पे हिपोक्रेसी फिर से एक्सपोज हो गई है? होती है. एंड आई थिंक इसका सबसे अच्छे से हम क्या बोले, सबसे अच्छा तो कैप्टन ने बोल दिया भाई, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से उसने कॉल आउट किया है. एंड लेट मी अगेन टेल यू, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड वे में करा, एग्जैक्टली वही चाहिए था. एग्जैक्टली. एंड क्योंकि आई नो यहाँ पे विराट कोहली फैंस या फिर किसी और कैप्टन के फैंस यहाँ पे थोड़ा बोलेंगे कि नहीं, हमारे कैप्टनसी के अंडर तो हम लोग कहते थे कि वी डोंट केयर अबाउट द पिच, जैसा रवि शास्त्री ने कहा था ना कि वो दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं. करती है. पर आई थिंक यहाँ पे सबसे अच्छी चीज रोहित शर्मा ने ये कही जब उसने ये कह दिया कि आई एम ऑल फॉर दिस पिचेस. आप ऐसी पिच बनाओ, हमें तो अच्छा लगता है चैलेंज करना, एज लॉन्ग एज आप जब इंडिया में ऐसी चीजें हो तो आप उसको कॉल आउट मत करो फालतू में. कहता है कि साउथ अफ्रीका में खेलने से बिग चैलेंज एंड सो इज इन इंडिया. हाँ. तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया पे एवरेज रेटिंग दे दी. एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, हाउ कैन दे गिव अ बिलो एवरेज रेटिंग टू द वर्ल्ड कप फाइनल विकेट, क्योंकि वहां पे एक बंदे ने 100 मारी है. राइट. किस बेसिस पे दे रहे हो? 100 मारी है, 50 मारी है, सबने तो खेला है भाई उसके बाद भी. ऑल्सो नोटिस हाउ, ये चीज कई लोग नोटिस नहीं करे होंगे, उसका बोलने का जो ये पर्पस है ना कि 100 मारी है, आई थिंक इसमें उसने दिमाग लगाया थोड़ा सा. ओके. बैट्समैन ने 100 मारी है तो विकेट अच्छी है, बैट्समैन 100 नहीं मार पाया तो विकेट गंदी है. हाँ. क्यों भाई? बैट्समैन का गेम है क्या ये? बॉलर्स भी तो खेलने आते हैं. तो ये पिच का अच्छा और गंदा होना सिर्फ बैट्समैन की परफॉर्मेंस पे क्यों डिपेंडेंट है? बॉलर्स की परफॉर्मेंस से क्यों डिपेंडेंट है? अगर किसी विकेट पे बॉलर्स जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो हम उसको गुड विकेट नहीं कहते, हम उसको पुअर विकेट कहते हैं. हाँ. क्यों? क्योंकि बैट्समैन रन नहीं मार पा रहे. राइट. ये है नैरेटिव आजकल. इतना गलत नैरेटिव सेट करा हुआ है. इसमें तो जर्नलिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स को छोड़े, इसमें तो आईसीसी का सबसे बड़ा हाथ है भाई. आईसीसी. एंड आई थिंक यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगा सारे इंडियन लोगों से भी, अपने भाई लोगों से, कि भाई आपको भी कॉल आउट करना चाहिए कायदे से. तो एंड आई हैव नॉट सीन मेनी कंटेंट क्रिएटर्स या फिर अपनी इंडियन ऑडियंस ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को कॉल आउट करते हैं. सब लोग कह रहे हैं बैटिंग का तो आपने बोल दिया, एंड आई नो वो जो कोलैप्स हुआ था वो नहीं होना चाहिए कायदे से,
बट एट द सेम टाइम जो पिच बनाई गई थी अल्टीमेटली इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ गुड रेटिंग पिच जो एक्चुअली में होती है, वह उस लेवल की है नहीं। और अगर इंडिया में आप ये चीज़ें करो कि इंडियन पिचेस को आप गंदा रेट करोगे इस बेसिस पे जो बीजीटी में भी हुआ था लास्ट टाइम, तो फिर आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। एंड आई वुड लव टू सी कि आईसीसी क्या करती है अल्टीमेटली जाके इस पे। आई वोंट बी सरप्राइज अगर कुछ नहीं करे, राइट। इनफैक्ट मैंने तो ट्वीट भी करा माइकल वॉन को, अच्छा, एडिट करके पूरा भाई, Right. कि भाई वी ऑल वर वेटिंग फॉर योर स्केथिंग रिमार्क्स on this pitch used in Cape Town, but you have very conveniently ignored the issue. हाँ, Now don't make a cry about it when we welcome you later this month with some dusty turners. Right. इंग्लैंड के लिए। अब भाई अभी तुम देखना, अभी इंग्लैंड आने वाली है 2-3 हफ्ते में, अभी रोना शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी तो पहले ही हो जाएगा। अब मैं तो चाहता हूँ भाई ऐसी विकेट बनाओ जिससे पहले दिन पे 30 विकेट गिर जाए भाई। राइट। अश्विन और जडेजा तो 15-15 विकेट ले लें हाँ, 2 इनिंग को मिलाकर। मतलब मैं तो चाहता हूँ रुला दो भाई पूरा, कुछ सीन ही ना बचे। मतलब पिच का जो हिपोक्रेसी है, इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई थी बहुत डिटेल में, उसको मैं डिस्क्रिप्शन कार्ड में लिंक कर दूंगा, आप चेकआउट करना। हमने माइकल वॉन जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स को भी, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स एंड क्रिकेटर्स को भी कॉल आउट करा था, उसमें बहुत डिटेल में रैंटिंग करी थी। अगर थोड़ी सी यहाँ पे रैंटिंग और करी जाए, आई थिंक देर इज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर। आई थिंक साउथ अफ्रीका की टीम इज दैट वन टीम जो कि इतना रोती नहीं है इंडिया में आके, तो मैं उनको कॉल आउट नहीं करूंगा। बट ऑन द पार्ट ऑफ आईसीसी, ऑन द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ये तीनों पार्टीज की बात कर रहा हूं मैं। आई हैव नॉट सीन न्यूजीलैंड आल्सो क्राई अबाउट इट। राइट। ये 3 जो लोग हैं ना, ये बहुत रोते हैं। एक भी बंदे से पता यहाँ पे कमेंट नहीं आया है, एक भी ट्वीट नहीं आया। मैंने चेक करा स्पेसिफिकली जाकर, एक भी इंसान ने ट्वीट नहीं करा इस पिच को लेकर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इंडियंस को भी कॉल आउट करना चाहता हूं जो कि इसके बारे में एक इशू नहीं क्रिएट करके दे रहे हैं। ये इंडियंस खुद ही हम ही को ही गाली दे रहे होते हैं जब हम टर्नर्स क्रिएट करते हैं कि भाई दिस इज द डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। एक ये नैरेटिव यहां पे निकल के आ रहा है कि भाई ऐसी पिचेस को आप साउथ अफ्रीका में करते हो तो वाह वाह, और इंडिया में हो रही है तो भाई बहुत बुरा ही है। बट what it is doing is कि अल्टीमेटली टेस्ट क्रिकेट का बुरा ही हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 2-2 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा है। बाय द वे जिनको नहीं पता, ये शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच एवर था क्रिकेट की हिस्ट्री में। एक दिन में 90 ओवर होने होते हैं, 90 ओवर्स होने होते हैं, ये 107 ओवर्स में खत्म हो गया पूरा मैच। 4 इनिंग्स पूरी खत्म हो गई। बेसिकली 1 day and 17 overs मोर, मतलब 1 day and half a session, तो 3.5 सेशंस में पूरा गेम खत्म हो गया। राइट। इसके पीछे कई सारे कमेंटेटर्स ने कहा कि यार ये अल्टीमेटली टेस्ट क्रिकेट के लिए बुरा है, बिकॉज हम यहाँ पे लड़ रहे हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करना है, बचाना है, और यहाँ पे 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ गुड साइड। इट इज़ अ वैलिड पॉइंट, बट इसका एक फ्लिप साइड एक और है जो कि अश्विन ने भी कहा अभी रिसेंटली अपनी वीडियो में। एंड आई थिंक क्योंकि मैं तुम्हारा ओपिनियन चाहूंगा, तुम नए हो स्पोर्ट को लेके ना, तुम्हें ज्यादा मजा क्या आएगा? एक टेस्ट मैच जो कि 5 दिन तक चल रहा है, 400 रन बन रहे हैं आराम आराम से पेशेंस के साथ, या फिर जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है? सी वेरी ऑनेस्टली आई थिंक, मतलब आई वुड लाइक टू सी रन स्कोर्ड, बट अगेन अगर जल्दी आ जाता है रिजल्ट, तो आई थिंक अल्टीमेटली फॉर द न्यूअर ऑडियंस इट इज़ बेटर ओनली। क्योंकि एज वी सेड कि यहाँ पे हम ओडीआई को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करते कि 8-8 घंटे चल रहा है, हम कैसे, मतलब पूरा कोई भी फॉलो नहीं कर पाता इस चीज़ को। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने वर्ल्ड कप के भी सारे मैचेस पूरे नहीं देखे होंगे। T20 इज दैट ओनली फॉर्मेट जो लोग देख रहे हैं इस टाइम पे। मास ऑडियंस के हिसाब से बात करी जाए तो, न्यूअर ऑडियंस के हिसाब से बात करी जाए तो, एंड अगर टेस्ट एक दिन पूरा लेके भी चलो 1.25 दिन में भी कंप्लीट हो जा रहा है, तो भी आई थिंक इट इज काइंड ऑफ बेटर फॉर द ऑडियंस जो कि नहीं आ रहे हैं। अश्विन ने भी एग्जैक्टली सही बात बोली थी यही। अब मैं भी काइंड ऑफ ये चीज सोच रहा था। मुझे लगता है पर्सनली इसमें कुछ सही गलत नहीं है। इस वाली चीज पर मैं किसी को कॉल आउट नहीं करना चाहता। आई थिंक दोनों पर्सपेक्टिव्स वैलिड है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान के हिसाब से सोचो, जैसे मान लो जो अमेरिका में बैठा हुआ है, ठीक है, बचपन से वो बेसबॉल देख रहा है, थोड़ा बहुत फुटबॉल देख रहा था क्योंकि मेसी आ गया है, राइट, अब उसको क्रिकेट में शिफ्ट करना है। पहली बात तो वो T20 या T10 दिखेगा, टेस्ट क्रिकेट तक तो पहुंचेगा भी नहीं। अगर वो टेस्ट क्रिकेट तक पहुंचने वाला भी है, तो क्या उसके पास इतना पेशेंस है कि वो 5 दिन तक वेट करेगा रिजल्ट के लिए? आई थिंक आंसर इज सैडली नो। राइट। जो कमेंटेटर्स ने कहा ना, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि वो भी सही है अपनी जगह पे, क्योंकि मैं भी उस फिलोसफी से आता हूँ, विच इज कि भाई जो प्योरेस्ट हैं क्रिकेट के, वो चाहेंगे भाई कि टेस्ट क्रिकेट इन इट्स फुल ग्लोरी, कि पूरे 5 दिन में रिजल्ट आए, जो उसकी ब्यूटी है गेम की, उसको अप्रिशिएट करा जाए। राइट। आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ। और क्या आप ऐसा चाहोगे? हाँ, मैं भी खुद चाहूंगा ये चीज। राइट। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वहां पे वो अश्विन वाला
कमेंट आया था जो कि तुमने भी करा राइट कि मे बी प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी लोगों को जल्दी खत्म होने वाले मैचेस देखने जहां पे हर दूसरे ओवर में एक विकेट गिर रहा है, छक्का चौका आ रहा है। जब माकरम बैटिंग करते तब मजा क्यों आ रहा था लोगों को? हर ओवर में एक छक्का चौका आ रहा है। जब सिराज बॉलिंग करते तब मजा क्यों आ रहा था? 10 ओवर के अंदर 6-7 विकेट गिर गए। राइट आई थिंक वो जो फन जो है ना, क्योंकि उस मामले में पता क्या होता है, फिर एक ही इनिंग के अंदर आप टेस्ट मैच वाला इंटेंट भी देखते हो, जब दूसरे एंड पे विकेट नहीं बचे होते तो माकरम T20 वाला इंटेंट भी दिखा रहा होता है, और जो बॉलर्स होते हैं वो 7-7 8-8 ओवर के स्पेल पे ODI वाला इंटेंट भी दिखा लेते हैं। ये तो लास्ट टाइम जब BGT हुई थी अभी लास्ट ईयर, उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी, जब स्टार्टिंग के जो 2 मैचेस थे जहाँ पे अश्विन ने प्रॉपर विकेट लिए थे, जडेजा ने विकेट लिए थे, वो मैच देखने में मुझे ज़्यादा मजा आया था। एक तो ऑब्वियसली जल्दी खत्म हो गए थे थोड़े, बट द पॉइंट इज कि वो देख के ही लग रहा था कि यार इट इज़ अ बॉलर्स गेम राइट नाउ, बॉलर्स अटैक कर रहे हैं यहाँ पे एंड बैट्समैन हैव टू डिफेंड इट। उसके चक्कर में जल्दी आउट हो गए, तो दैट्स डिफरेंट। बट जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था जहाँ पे उन्होंने एकदम पाटा विकेट बना दी थी और ड्रॉ हो गया था अल्टीमेटली गेम, दैट वाज वेरी बोरिंग भाई। लोग मारे जा रहे हैं, बॉलर्स पटे जा रहे हैं, अल्टीमेटली पता ही नहीं मैच खत्म कब होने वाला, अल्टीमेटली ड्रॉ हो गया उस चीज़। तो अगेन आई वुड से कि टेस्ट मैच स्पेसिफिकली जहाँ पे ऐसे टाइप के विकेट बनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सीरीज देखने में मजा तो आया मुझे अल्टीमेटली। सो अगेन आई वुड से कि टेस्ट मैचेस में ऐसी पिचेस देखने में मजा तो आता है मुझे। ठीक है, तो हमने पिच की बात कर ली, हमने प्लेइंग गेम की बात कर ली। अगले नैरेटिव पे चलते हैं, जो कि होने वाला है कि भाई जब पहला टेस्ट मैच हम लोग हार गए थे तो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट वंस अगेन, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे, ट्विटर पे कई सारे फैन अकाउंट्स ऐसी बातें फैला रहे थे कि भाई दिस इज एब्सोल्युटली शैम्बल्स, राइट, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तुमने कर कैसे दिया, इससे बड़ा तो जुर्म कोई है ही नहीं। उस नैरेटिव को लेकर तुम्हारा क्या थॉट्स है, पहले मैं तुमसे पूछूंगा, देन आई विल रैंट अबाउट इट। अगेन आई विल से कि मेरे हिसाब से आई नो कि कुछ एंगर जो था वो पहली बात तो थोड़ा मिसलेड एंगर था। बाय द वे मैं आप बताऊं, इस चीज़ को हमने डिटेल में लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा है, तो उसको भी मैं लिंक कर दूंगा इफ यू वांट अ मोर डिटेल्ड रैंट ऑन दिस। बट अगेन आई विल से कि वो जो एंगर था, आई थिंक वो एकदम इस चीज़ पर डायरेक्टेड था नहीं। इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। वर्ल्ड कप से लेके उसके मतलब उस लॉस का भी आई थिंक काफ़ी लोग थे जो कि अभी तक ऊपर उभरे नहीं थे, एंड द फैक्ट कि अल्टीमेटली टेस्ट मैचेस थे, वहाँ पे भी रील्स बननी स्टार्ट हो गई थी कि फाइनली सारे प्योरिस्ट जो एक्चुअली क्रिकेट देखते हैं वो या देखने आएंगे, वहाँ पे देखने आते हैं अल्टीमेटली। वहाँ पे भी ये वापस टीम जो ए टीम है हमारी, जो कि प्रॉपर बुमराह, सिराज, विराट कोहली, रोहित शर्मा सब लोग खेल रहे हैं साथ में, और फिर वो इतनी गंदी तरीके से हारते हैं ना। हारना आई थिंक इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि हार गए मैच। अगेन द पॉइंट इज कि आप किस तरीके से हारे। अगर वो इनिंग्स डिफीट नहीं होती, आई थिंक शायद गुस्सा तब भी करते लोग, एंड आई थिंक जो करते वो थोड़े वो उसी ज़्यादा इमोशनल होके वो करते हैं, मतलब गुस्सा करते। बट मेरे हिसाब से भी जो गुस्सा था, जो भी अपसेट था, वो यही था कि यार आप बिल्कुल ही लगा ही नहीं कि फाइट दे पाए हम लोग उन लोगों को, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ हर्ट पीपल मोर। मेरा इसमें मानना ये है कि अगर ये सेंटिमेंट होता तो सही होता, बट ये सेंटिमेंट था नहीं। द रियलिटी वॉज, सेंटिमेंट एक्चुअली ये था कि हम हार कैसे गए, ये नहीं था कि हमने फाइट ही नहीं दी। अगर वो चीज़ होती ना तो वैलिड होती। राइट, जनरल पब्लिक में सेंटिमेंट ये था कि हम हार कैसे सकते हैं। भाई तुमने क्रिकेट क्या अभी 2 साल पहले देखना शुरू करा है। और इससे मैं ब्रॉडकास्टर्स को भी कॉल आउट करूंगा, जो फाइनल फ्रंटियर, हमारा बेस्ट चांस है टेस्ट मैच जीतने का, टेस्ट सीरीज जीतने का, यहाँ पे ये सब करके जो आपने एक्सपेक्टेशंस फैलाई हुई हैं, भाई आपने एक भी प्रैक्टिस टेस्ट मैच नहीं खेला है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम पहले टेस्ट मैच में आते ही आतंक मचा देंगे। ये चीज़ सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करी है कि नोटिस हाउ हर फॉरेन टूर में इंडिया पहला टेस्ट मैच यूजुअली हारती है, फिर कम बैक कर लेती है, स्पेशली इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई उनको टाइम ही नहीं मिलता प्रिपेयर करने का, उतना प्रैक्टिस टेस्ट मैच खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। राइट, अब इसमें पता है इसका भी एक और नैरेटिव है, लोगों ने सीधा रोहित शर्मा और द्रविड़ को गाली देनी शुरू कर दी। Okay. अब उनकी क्या गलती है भाई? BCCI और ICC शेड्यूल करेंगे ना मैच को, ये तो सिर्फ डिमांड ही कर सकते हैं। अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो कहाँ से खेल लेंगे वो? राइट, अगर टाइम ही नहीं है, इसके बाद भाई तुम खुद बताओ मुझे, वर्ल्ड कप खत्म होने के 4-5 दिन बाद ही नई सीरीज शुरू कर दी, इतना तो टाइट स्केड्यूल है। अगर टाइम ही नहीं है आपको एक स्क्वीज इन करने का टेस्ट मैच, अब बाय द वे अगर एक प्रैक्टिस टेस्ट मैच होना होता ना, उससे पहले एक 3rd टेस्ट मैच ऐड होता सीरीज में, उसके बाद सोचा जाता है प्रैक्टिस टेस्ट मैच ऐड करने का। तो बेसिकली आप 2 टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हो ऐड करने की, अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट मैच भी खेलना है तो उससे पहले 3rd टेस्ट मैच ही ऐड होता।
इतना टाइम है किसी के पास इस वक्त? राइट। हर वक्त मतलब वो इंसान है भाई, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते रहेंगे, कब कब खेलते रहेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया हुआ था, अभी साउथ अफ्रीका की हो गई, अभी अफगानिस्तान आ जाएगी, फिर इंग्लैंड आ जाएगी, फिर आईपीएल है, उसका T20 वर्ल्ड कप है। तो वही बात है कि अगर आपको ऐड चाह के भी नहीं कर सकते। एंड आई थिंक ये काफ़ी कमेंटेटर्स ने एक चीज़ कॉल आउट करी है कि ये जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है कायदे से डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि एक प्रॉपर सीरीज का रिजल्ट आना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। सो इन एन आइडियल वर्ल्ड येस, आपको 3 की तो रखनी चाहिए ताकि एक सीरीज विनर आ सके। बट वही बात है कि स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स इतनी है, WTC साइकिल में आपको बहुत टीम्स के अगेंस्ट खेलना है, सबके अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि 2-2 मैच की सीरीज बहुत ज़्यादा होने लग गई है। एंड ऑब्वियसली इट इज़ काइंड ऑफ अपसेटिंग कि अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आएगा। तभी देखने के बाद सीरीज तो अल्टीमेटली ड्रॉ हुई है, कोई जीता तो है नहीं, ट्रॉफी शेयर्ड है इस टाइम पे। तो हाँ, थोड़ा अजीब है, बट इट इज द मॉडर्न गेम एंड इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ये जबरदस्ती में अपना गुस्सा किसी और पे निकालना बंद करो, ठीक है? ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो हमने कहा कि पहले टेस्ट मैच में लोग हारे, लोग जो इतना गालियां दे रहे थे कि हार कैसे सकते हैं, भाई जग जाओ। इंडिया तक हिस्ट्री में कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। राइट। अब ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, कभी ना कभी तो होना ही है। बट ये अज्यूम कर लेना कि बहुत आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, जब इंडिया ने 250 रन बनाए थे, जब केएल ने 100 मारी थी, लोग कह रहे हैं कम से कम 50 की लीड पे हम लोग अभी इनको फिनिश कर सकते हैं, मतलब 200 के अंदर ऑल आउट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को। 180 डीन एल्गर ने बनाया कि राइट। इतना अंडरएस्टिमेट किस बेसिस पे कर रहे हो आप साउथ अफ्रीका के बैटिंग को? वो भी तो खेलना है, अपने घर पे खेल रहे हैं, मजाक थोड़ी चल रहा है। तो the sheer audacity of the public and the broadcasters, journalists, creators कि भाई हमें तो जीतना ही है, ये तो मतलब हम ही खेलने आए, वो तो बस हमें सर्व करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा नहीं होता भाई। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल होता है। राइट। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हर कंट्री के लिए, स्पेशली द एशियन कंट्रीज। माइंड यू, केप टाउन में हम पहली एशियन कंट्री है जो कि जीते हैं टेस्ट मैच। तो अब सिर्फ इंडिया नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरी एशिया में इतना मुश्किल होता है वहां पे जीतना। तो इतना इजीली क्रिटिसाइज कर देना कि भाई आप कैसे हार सकते हो, आपने क्रिकेट देखा नहीं है ढंग से, तो आपने पूरा मैच ढंग से नहीं देखा था। सेकंड बात, वहां पे कई बार रोहित शर्मा की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करा गया था। हाँ। उसके बारे में क्या कहना है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यहाँ पे जब पहला टेस्ट मैच हारे थे, एंड यहाँ पे अगेन आई वुड से कि बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कॉल आउट करी थी कि एटलीस्ट, और ये पता ये अभी से नहीं चल रही, बहुत टाइम से चल रही है। WTC फाइनल में भी आई रिमेंबर ये चीज़ हुई थी, जबकि अल्टीमेटली WTC फाइनल तो हम पहले भी हार चुके हैं। एक और बात बताऊं, जो WTC फाइनल में कोहली के अंडर हारे थे ना, वो ज़्यादा शेमफुल था। ये ज़्यादा क्लोज आए थे अल्टीमेटली, राइट? बहुत शेमफुल था। हाँ, आई नो। बट आई थिंक यहाँ पे जो लोगों ने चीज़ कॉल आउट करी है, बेसिकली पॉइंट ये रखा है कि कोहली और शास्त्री के अंडर हमें एक प्रॉपर फाइट देखने को मिलती थी। एंड एक फाइट में एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि एक फाइट होती है जो आपको देख के पता चल जाता है कि आदमी फाइट कर रहा है, और एक होती है जो थोड़ी काम फाइट होती है ना। रोहित शर्मा इज ऑब्वियसली अ कामर पर्सनालिटी देन विराट कोहली। विराट कोहली के अंदर टेस्ट मैचेस देखने में मज़ा इसलिए बहुत ज़्यादा आने लग गया था क्योंकि कोई आग दिखा रहा है एक दूसरे को, गाली गलौज चल रही है, साथ में लड़ाई वड़ाई हो रही है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली का जो साथ में होता था। तो ऑब्वियसली आपको देख के पता चल जाता है ना, कुछ चीज़ें होती है जो आपको देख के पता चल जाती है कि नहीं यार, ये तो ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ये लोग ज़्यादा पुट इन कर रहे हैं, ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहे हैं, जो कि ज़रूरत है। आई डू काइंड ऑफ थिंक यू एग्रेशन दिखाने से कुछ प्रेशर तो पड़ता है आदमी पे, एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि एज अ टेस्ट कैप्टन विराट कोहली इज ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये चीज़ हमने डिस्कस भी कर रखी है पहले। सो रोहित शर्मा का जो क्रिटिसिज्म है, आई थिंक थोड़े हद तक वैलिड है वो चीज़, बट अल्टीमेटली जो भी रोहित शर्मा करके दे रहा है आपको कैप्टनसी से, आप उसको भी कुछ क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो चीज़ अभी निकाली हमने सेकंड टेस्ट में जो निकाली है, ये तो कोहली के अंडर भी नहीं हो पाई थी। मैं वही कह रहा था, अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म से बात करें इस वक्त 2024 में जनवरी में, अभी तक जितना सबने क्रिकेट देखा है कोहली और रोहित शर्मा को, कौन बेटर टेस्ट कैप्टन है? आई थिंक विराट कोहली है। बट द काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट दैट रोहित शर्मा गेट्स, फर्स्टली आई थिंक रोहित शर्मा की कैप्टनसी इन द फर्स्ट टेस्ट मैच वाज पुअर। ये तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, राइट? इट वाज नॉट इम्प्रेसिव। आई थिंक इंटेंट काफी लैक कर रहे थे, एंड उसका मेन रीजन वही है कि हमने प्रैक्टिस टेस्ट मैच खेलने को मिला नहीं था। मैं मानो या ना मानो, रीजन यही था। अगर हम लोग ग्रूव में आ जाते ना, पहले से रिदम में आ जाते ना, दे वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। बट अगर हम सेकेंड टेस्ट मैच की कैप्टनसी की बात करें, ये पता, ये मतलब वो है, ये बेंचमार्क है। ये साउथ अफ्रीका में जाके, कैन यू इमेजिन इंडिया में इंग्लैंड आकर हमें, अभी जो 5 टेस्ट मैच होने वाले 1.5 दिन के अंदर अगर इंग्लैंड हमें हरा दे, कितना रोना मचेगा, राइट? कितना
कितना एम्बैरेसिंग हुआ हमारे लिए आई वो। कांट इवन इमेजिन कि हमारा बैटिंग लाइन जो 55 समथिंग पे ऑल आउट हो जाए। तो और वो टॉस जीत कर बैटिंग के बाद, हाँ राइट। तो ये सब अगर वो करके दे रहा अपनी कैप्टेंसी के अंडर, इसको क्यों नहीं अप्रिसिएशन मिल रहा? जितना ही बुरी कैप्टेंसी उसकी फर्स्ट टेस्ट मैच में थी, उतनी ही लाजवाब कैप्टेंसी उसकी सेकंड टेस्ट मैच में थी भाई। हाँ तुम इंटेंट की बात कर लो, पहले टेस्ट मैच में कई लोगों ने कहा था कि लोगों की आवाजें नहीं आ रही, शोर नहीं मचा रहे थे, विच वॉज वैलिड। सेकंड टेस्ट मैच में थ्रू आउट बोथ इनिंग्स पूरे टाइम आवाज चल रही थी, पूरे टाइम इंटेंट दिख रहा था, फील्ड सेटअप वाज ब्रिलियंट, बॉलर्स के पास एक प्रॉपर प्लान था, विच इज व्हाट यू आल्सो सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि हमने तो विकेट ले लिया। देयर वाज अ प्रॉपर प्लान। तुम देखो मार्करम को फर्स्ट इनिंग्स में आते ही शॉर्ट ऑफ लेंथ रिपकेज पर टारगेट कर रहे थे, उसको रूम के लिए टाइटन अप करके कि फ्लिक मार के दिखा तू तेरे टॉपर्स लेगा। हर बैट्समैन के लिए गेम प्लान था प्रॉपर। मार्करम के लिए था भाई उसको इनवाइट करो आगे डिफेंड करने के लिए, एज निकल के जाएगा। ये बहुत बहुत बेसिक सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ, बहुत डिटेल होता है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं आज। बट देयर वाज अ स्पेसिफिक गेम प्लान फॉर एवरी बैट्समैन, फॉर आवर बॉलर्स एज वेल, कि हमें क्या करना है राइट। एंड ये टैक्टिकल मास्टर क्लास भी ये रोहित शर्मा द्रविड़ का ट्रेडमार्क रहा है। ऑन द फील्ड जो एग्रेशन था उसे पूरा करके दिखाया, रिजल्ट उसने दे के दिखा लिया। विराट कोहली के अंडर हम लोग सीरीज ड्रॉ क्यों नहीं कर पाए थे? मैं विराट कोहली की तारीफ कर रहा हूँ अभी, तो आप दूसरे एंड पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा। विराट कोहली का इतना अच्छा टेस्ट कैप्टन था, उससे सीरीज ड्रॉ क्यों नहीं करी साउथ अफ्रीका में? जीतना छोड़ दो अभी। हिस्ट्री में से 2 ही सीरीज ड्रॉ हुई है, धोनी के अंडर 2010 में साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज, और एक अभी हुई है राइट। केप टाउन में फर्स्ट एवर एशियन कैप्टन टू विन अ टेस्ट मैच। क्या इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए रोहित शर्मा को? राइट। तो नहीं, लेकिन लोग गालियां दिए जा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है भाई। ये चीज़ आई थिंक थोड़ी देखनी पड़ेगी। एंड फर्स्टली वी हैव टू कंसिडर दिस एज इंडियंस, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कंपैरिजन। आपको हर चीज़ में किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जितने भी विराट कोहली फैन है, मैं खुद भी विराट कोहली फैन हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली कि आप लोग किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, कि आप लोग ये बोलेंगे कि नहीं भाई उसके अंदर इतना अच्छा होता था। द फैक्ट इज कि ही इज नॉट द कैप्टन एनी मोर। सो जो आपके पास है उससे आप एक्सपेक्टेशंस लगाइए। एंड ऑब्वियसली जो फर्स्ट टेस्ट मैच में जो थोड़ी पुअर कैप्टनसी हुई थी उस पर आपने कॉल आउट करा, दैट इज राइट। बट जब चीज़ अच्छी हो रही है तो उस पर भी आप बोलो, Selective bias मत दिखाओ। एग्जैक्टली। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँगा, एक और एग्जाम्पल इस चीज़ का है। मैंने ट्विटर पे और सोशल मीडियाज पे, यूट्यूब पे कई सारी ऐसे मुझे वीडियोज़ और ऐसे कमेंट्स सर्कुलेट हो रहे थे। कुछ ऐसे क्रिएटर्स थे और उनके जो पब्लिक है वो साथ में मिलके होता ना, वो रो रहे हैं उसकी बात में हमने ऐड करके हम भी रो रहे हैं, और फिर सब क्राई कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या कैप्टनसी सब है। एक इतना घटिया लॉजिक लाकर इन्होंने बताया है, भाई कोहली की कैप्टनसी के अंडर तो ना सिराज बुमराह भी रन मार देते थे, अब क्यों नहीं मार रहे? इसमें तो गलती रोहित शर्मा की है। भाई मतलब इस बात पे तो मैं क्या ही कहूं। इतना अनएजुकेटेड ओपिनियन तो मैंने आज देखा ही नहीं है कि विराट कोहली की कप्तानी के अंदर विराट कोहली को कोई टॉनिक पिला रहा था अलग से, जिसकी वजह से शमी, सिराज, बुमराह रन मार रहे थे, और जैसे रोहित शर्मा है वो टॉनिक छीन लिया गया है या छुपा दिया गया है और अब वो रन नहीं मार पा रहे। राइट। ये क्या बकवास लॉजिक है, और ये क्या नैरेटिव तुम लोग स्प्रेड कर रहे हो, और कैसे इनको बिलीव कर सकते हो? इतना मतलब इतनी छोटी बुद्धि है क्या लोगों की? ऐसे थोड़ी होता है भाई, खेला नहीं है क्या कभी जाकर क्रिकेट? ये तो कुछ भी जो डिसीजंस लेने का काम है, दैट इज वो कैप्टन पे डिपेंड करता है। एक कैप्टन आपको सही मोमेंट पे सही प्लेयर को एक जगह पे ला सकता है, अल्टीमेटली परफॉर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। दिस इज द सेम थिंग दैट वी से इन फुटबॉल ऑल्सो, कि मैनेजर आपको फाइनल थर्ड तक पहुंचा सकता है, वहां से आप कैसे क्रिएट करोगे, कैसे गोल मारोगे, वो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो अगर सब चीज़ ही कैप्टन पे डिसाइड होती तो फिर तो मतलब ये चीज़ जीत गए तो फिर तो भाई सर पे बिठा लो रोहित शर्मा को। तो ये भी कह दो कि विराट कोहली के जो 1-2 साल से रन नहीं आ रहे थे वो भी रोहित शर्मा की गलती थी। हाँ, सब कुछ बोल दो भाई। एग्जैक्टली। ये क्या करके आते हैं भाई लोग, मतलब क्या सोच रहे होते हैं बोलने से पहले? कुछ तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने आप थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हो, एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड थॉट्स तो लेके आओ, या कुछ भी बोलते रहोगे। इतना मतलब मैं वही, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस भाई। ये तो ज़्यादा ही वो हो जाएगा, डार्क हो जाएगा वरना। क्या बकवास फैलाई जा रही है। बैट्समैन जब फील्ड पे जा रहा है, पिच पे जा रहा है बैटिंग करने के लिए, वो क्या कर रहा है उस पर से 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं, टीम का गेम प्लान, उसकी खुद का स्किल। अब उसको कैप्टन ने ऐसा कर दिया, विराट कोहली ने तो ये कर दिया था, ये सब फालतू की चीज़ें हैं भाई। इन चीज़ों से जितनी जल्दी आगे निकल जाओगे उतना जल्दी क्रिकेट समझने लग जाओगे, और नहीं आता समझ लो तो यहाँ पे आ जाया करो समझने के लिए। मैं तो बड़ा आई विल बी वेरी आर्गुमेंट ऑन दिस। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच में थोड़ी परफॉर्मेंसेस की। सिराज स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट इनिंग्स
एज ए साइड एक स्पेसिफिक गेम प्लान था हर बंदे के लिए जिसको इतना अच्छे से एग्जीक्यूट करा सिराज ने. राइटफुली मैन ऑफ द मैच मिला बिकॉज आई थिंक अगर वो इनिंग नहीं हुई होती तो गेम इतना जल्दी खत्म. मैं यही कह रहा था क्योंकि काफी लोग सोचेंगे कि बुमराह क्यों नहीं मिला, उसने भी तो 6 विकेट लिए. पॉइंट इसकी फर्स्ट इनिंग्स का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से हम लोग थ्रू आउट द पूरे मैच में चारों इनिंग्स के अंदर हम लोग कंट्रोल में थे. तो वो जो फर्स्ट इनिंग्स में जो 6 विकेट लिए उसने अल्टीमेटली दैट इज द रीजन वाई अगेन आई सेड कि पूरे मैच में हम लोग कंट्रोल में थे एंड इसी रीजन से हम लोग जीते. सो इट इज राइटफुली सेड कि वो उसे मैन ऑफ द मैच मिला है. एंड यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें कि 55 पे ऑल आउट हो गए वो लोग और फिर इंडिया बैटिंग करने के लिए आई. अब यहाँ पे जरा इंडिया की बैटिंग को डिस्कस करते हैं बिकॉज यहाँ पर भी ना लोगों को क्या होता है, क्रिकेट एक ना बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पोर्ट है, बहुत नुआंस स्पोर्ट है, इसीलिए इतना फेमस भी नहीं हो पाता नई कंट्रीज में क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है. हाँ. तो लोग ना क्या करते हैं ऊपर ऊपर से स्टैट्स देखकर और जिस बॉल पे बंदा आउट हुआ है सिर्फ वो देखकर चीज़ें फैलाना शुरू कर देते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग. क्यों? अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ. पहली बात तो रोहित शर्मा जब ऊपर बैटिंग करने के लिए आया था जो उसे 39-40 जितने भी रन बनाए एंड अलॉन्ग विद हिम शुभमन गिल ऑल्सो. उन इनिंग्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बिकॉज आई हैव अ वेरी पर्टिकुलर थॉट ऑन दिस और ये इसके पीछे एक बहुत ही क्रिकेटिंग लॉजिक होता है. सी आई थिंक इनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ रन्स ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लेंगे नहीं एंड यू कैन ऑल्सो से दैट यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम. बट देन अगेन आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में नहीं ज़रूरी हैं विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल की पिच कैसी थी. उसके हिसाब से अल्टीमेटली 30-40 रन बन रहा है. आई थिंक वो भी बहुत बड़ा स्कोर माना जाएगा एंड आई थिंक ये गावस्कर ने भी कहा था कि अल्टीमेटली 30-40 जो रन मारे वो भी काफ़ी बड़ा स्कोर है. इन सेइंग दैट आई थिंक थोड़ा बेटर कर सकते थे. एंड सेकेंडली आई थिंक वैल्यू तो है इनिंग्स की जो भी खेली उन लोगों ने क्योंकि जिस स्पीड से साउथ अफ्रीका आउट हुई थी ये चीज़ ना आई थिंक काफ़ी बार हम लोग थोड़ा इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अगर हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उनके बॉलर्स अच्छा नहीं करेंगे. अगर उनके बैटर्स ने गंदा परफॉर्म करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बैटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. बैटर्स सी प्रोफेशनल लेवल पे हैं दोनों टीम्स. तो इट इज़ नॉट लाइक ये टीम बहुत ही अंदर खेलेगी और ये टीम बहुत ही अच्छा खेलेगी. कुछ तो मार्जिन हो गई ऑब्वियसली, थोड़ा मार्जिन होगा बट थोड़ा आसपास ही गिरेंगी दोनों टीम्स. उनके लिए मुश्किल है तो हमारे लिए मुश्किल है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक कि वो आउट हुए और वो स्कोर कम था इससे शायद लोगों ने काफ़ी गाली दी. एंड पर्सनली आई थिंक मेरे को भी फर्स्ट एक्शन मेरा यही था कि क्या फालतू में जल्दी आउट हो गए. बट हाँ थोड़ा इन हाइंडसाइट देखा जाए तो उन रन्स की कितनी वैल्यू थी वो हमें मैच के बाद पता चली. एंड विराट कोहली ऑल्सो ऑब्वियसली 46 मारे बहुत बढ़िया थे. अब यहाँ पे जरा बात आते हैं कि इस पे क्या नैरेटिव फैला रखा है लोगों ने और क्या फालतू की गंदगी फैला रखी है. जब आप एक्चुअली ना क्या होता है स्टेट वाइड लेवल पे जब आप लोग टेस्ट मैच खेल रहे होते हो उसको टेस्ट मैच नहीं कहते, उसको डेज कहते हैं. ओके. डेज मैच कहते हैं. डेज मैच क्यों कहते हैं लोग पूछेंगे? क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन का होता है. रणजी तक के लेवल पे भी कई बार 4 दिन का ही टेस्ट मैच हो रहा होता है. तो और नीचे लेवल पे 2 या 3 दिन का टेस्ट मैच होता है कभी कभी. तो उसको डेज कहते हैं. जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं खेली है उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी एंड मैं इसीलिए उनको ब्लेम भी नहीं करूँगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने खुद के नैरेटिव फैलाना शुरू कर दो. ठीक है, यू डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम, फाइन, बट उस इग्नोरेंस को अपना घमंड मत बनाओ कि भाई अब तो हम जो मर्जी हम बोल देंगे. भाई पहले समझ लो गेम होता क्या है. ये दिस इज टिपिकल क्रिकेटिंग पार्लेंस. जब भी एक दूसरी टीम टेस्ट मैच की पहली इनिंग पे जल्दी आउट हो जाए ऑन अ टफ विकेट, ये पता है ऐसा होता है ना, किताब आप लिख रहे हो कि 5 स्ट्रैटेजीज टू विन अ टेस्ट मैच, ऐसे मान लो लिख रहे हो. ये एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक स्ट्रैटेजी होती है जो कि रोहित शर्मा ने करी है. दिस वाज टैक्टिकल मास्टर क्लास इन माय ओपिनियन. ये कई लोग यहाँ पे अगर जैसे हमारे भी जो लिसनर्स होंगे अभी वो 10 और चैनल से पहले सुन रहे होंगे वीडियो और फिर हमारे पास आ रहे होंगे तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे हम एकदम उल्टा कैसे बोल रहे हैं. क्योंकि भाई हमने खेला हुआ, हमें पता क्या होता है. जब भी कोई टीम ऑन अ टफ विकेट जल्दी आउट हो जाए हमेशा गेम प्लान ये होता है टू नॉट प्लान टू स्टिक ऑन द विकेट फॉर लॉन्ग. ओके. एक चीज होती है ना कि आप एक मुश्किल विकेट पे जबरदस्ती सोचो कि हम 400 रन बनाएंगे, टिक टिक कर खेलेंगे आराम से, उतना नेगेटिव माइंडसेट में आप आउट भी हो जाओगे, रन भी नहीं बनेंगे. अच्छा ओके. अरे भाई सही, ये तो हम नीचे आजकल सोसाइटी में होने लग गया यार. भाई जब भी मुश्किल विकेट होती है ना, स्पेशली मुश्किल विकेट फॉर द होम टीम, तो हम तो टूरिंग टीम है भाई, हमारे लिए तो और मुश्किल होगी कायदे से. राइट. हमें कभी भी अगर लो स्कोरिंग हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि 55 रन से बन के, कभी भी ये इंटेंट मत रखो दिमाग में कि अब हमें 400 रन बनाने. इंटेंट होना चाहिए आते ही ब्लास्ट ऑफ, किल द लीड, 55 रन क्रॉस करो,
उसके बाद समवेयर डाउन द लाइन अगर आप 100, 150, 200 रन पे आपके 4-5 विकेट ही गिरे, देन यू कैन इमेजिन कि चलो हम 5 विकेट और बचा के 100 रन और ऐड करते हैं टू जस्ट ह्यूमिलिएट द ऑपोजिशन। बट अगर आप स्टार्टिंग से ये ओपिनियन रख के चलोगे दिमाग के अंदर, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमने एग्जैक्ट ये सेम चीज 4th इनिंग्स में भी देखी थी, जब टारगेट से 70 कुछ का था। रोहित शर्मा और जायसवाल ने आते ही मारना शुरू किया था। रोहित शर्मा ने पहली बॉल कंधे पे खाई थी अपनी, बहुत एकदम से राइज कर दी थी रबाडा पे, दूसरी बॉल स्टेप आउट करके ऑफ स्टंप के ऊपर। ये कहां से इंटेंट आ रहा है? ये दिस इज अ प्रॉपर गेम प्लान। टेस्ट मैचेस में ऑन टफ विकेट्स जहां पे बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, वहां पे पता है क्या होता है? टेस्ट मैच का ओरिजिनल परसेप्शन क्या होता है फॉर अ बैट्समैन? क्या होता है? बॉल को डिफेंड करो, कोई लूज बॉल मिली तो मारो। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे टेस्ट मैचों से परसेप्शन एकदम उल्टा होता है। लुक टू स्कोर रन्स, जो बॉल अनप्लेएबल है उस पर बीट हो जाओ। ओके, एकदम उल्टा है, एकदम उल्टा। देख रहे हो तुम? तो ऐसे वाले माइंडसेट में आप मारने ही तो जाओगे। और दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट अप्रोच टू हैव इन अ टेस्ट मैच जहां पे बहुत मुश्किल विकेट मिल रही है। द्रविड़ और रोहित शर्मा ने जो ये चीज इंप्लीमेंट करके दी है ना, ये 90% क्राउड को और क्रिएटर्स को समझ में नहीं आ रही और जर्नलिस्ट को, बट जो लोग क्रिकेट खेलने एक्चुअली में उनको पता है एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। इसीलिए मैं इतना प्रेस कर रहा था तुमसे भी जब आउट हुआ था इनिशियली, कि रोहित शर्मा की इनिंग्स ने पूरा गेम बदल दिया। उसका विराट कोहली ऑफ कोर्स, शुभमन गिल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, ही गॉट द क्वेश्चन बिकॉज रोहित शर्मा दूसरे एंड से बहुत अच्छा खेल रहा था। बट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन पर्टिकुलर, द वे दे प्लेड, भाई दिस वाज लैंडमार्क इन दिस टेस्ट मैच। बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी वो, सिंपली बिकॉज ऑफ द इंटेंट। आई थिंक इसलिए हमें देखने को मिला कि वो बॉल्स और रन्स के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा था नहीं एक्चुअली में। और अल्टीमेटली भाई 150 पे ऑल आउट हो गए, काफी था ना, दिख गया ना तुम क्या करते 400 रन बनाकर। इन सीइंग दैट आई थिंक वी हैव टू कॉल आउट जो कोलैप्स हुआ था एक्चुअली में। हाँ, अगर 153 फॉर 4 है, अगली 11 बॉल में 6 विकेट कैसे गिर सकते हैं भाई? फॉर 0 रन्स, फॉर 0 रन्स, जो हमने भी कहा, दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर द कोलैप्स। हाँ राइट, दैट इज द जस्टिफिकेशन फॉर द इंटेंट। एंड माइंड यू, जो कोलैप्स भी हुआ है ना, उसमें वो कोलैप्स पता कुछ हद तक क्यों हुआ है, उसमें वो इंटेंट नहीं था। तुम सारे विकेट देखो, जो 6 विकेट गिरे हैं अपार्ट फ्रॉम राहुल, जो 5 विकेट, जडेजा को ले लो, विराट कोहली को ले लो, प्रसिद्ध कृष्णा को ले लो, सिराज तो रनआउट ही हो गया था, आई थिंक एक और बीच में कोई था, मुकेश था शायद। इन सबके विकेट देखो, कितने लोग मारते आउट हुए, कितने लोग डिफेंड करते आउट हुए। ओके, केएल राहुल को लोगों ने इतनी गाली दी है, मैं अपना सर पीट रहा था बैठ के कि भाई तुम्हें समझ में नहीं आता गेम कैसे खेला जाता है। केएल राहुल जब वो ब्रेक हुआ था, उसके बाद से देख रहा था उसकी बैटिंग में कि ये मारने के लिए जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज रोहित शर्मा और द्रविड़ ने डायरेक्ट करा हुआ है कि हमारा इंटेंट क्या होने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो उसमें तो वो मारने जाएगा ही ना। और जिस बॉल पे आउट हुआ लूज बॉल ही थी, वो मारने वाली बॉल ही थी, वो मार नहीं पाया, अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई बॉल, उसके लिए क्रिटिसाइज करो। डोंट क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज इंटेंट बिकॉज दैट वाज द गेम प्लान फ्रॉम द गेट गो। भाई व्हाई इज इट सो हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड? यही तो अप्रोच रखना होता है इसी पिचेस पर। उसको इंटेंट के लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते कि विकेट थ्रो कर दिया। अबे भाई वो लूज बॉल को मार नहीं जाएगा। भाई एज ए सेड बिफोर, टेस्ट मैच का परसेप्शन ओरिजिनली क्या होता है? डिफेंड करो, जो लूज बॉल उसको मारो। ऐसे टेस्ट मैचेस में परसेप्शन क्या होता है? लुक टू स्कोर रन्स, जो बॉल अनप्लेएबल है उसको छोड़ दो। पहले आप डिफेंड करने जा रहे हो, सेकंड में आप अटैक करने जा रहे हो, जो बॉल तेज आ गई या फिर मतलब जो भी मुश्किल आ गई उस पर आप डिफेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे अटैक फर्स्ट अप्रोच होता है, वहाँ ओरिजिनली डिफेंड फर्स्ट अप्रोच होता है। तो केएल राहुल डिड एवरीथिंग करेक्टली, जस्ट एग्जीक्यूट नहीं करा शॉट को, उससे क्रिटिसाइज करो। ऑल्दो डू यू थिंक कि 98 रन्स की जो लीड थी हमारी, अल्टीमेटली लाइक वी डेफिनेटली कुड हैव डन मोर एक्चुअली में, सिर्फ 98 रन्स नहीं होने चाहिए वो थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे आखिरी 5 विकेट जो कोलैप्स हुए उसकी वजह से ना, तो उसमें तुम इंटेंट को थोड़ी ब्लेम करोगे। वो तो साइड, कई लोग कह रहे हैं विराट कोहली ने ये करा वो करा। अभी विराट कोहली ने बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली, बट वही हम बायस नहीं होंगे। विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुआ है, क्या लगता है तुम्हें क्यों आउट हुआ है वैसे? वो क्योंकि डिफेंड करने जा रहा था, इसलिए। क्यों डिफेंड करने जा रहा था? ताकि टिक के खेल सके। नहीं, इफ यू नोटिस विराट कोहली की उससे पहली वाली बॉल पे वो छक्का मारने का ट्राई कर रहा था, छक्का चौका बाउंड्री मारने का ट्राई कर रहा था। उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट बॉल थी जिसमें आउट हुआ है, जो उसका इनिशियल ट्रिगर मूवमेंट था ना, अगर आप उसको देखो, ही वॉज डबल माइंडेड क्लियरली। ओके, कि मैं मारने जाऊंगा, अटैक फर्स्ट अप्रोच, बाय चांस वो बॉल इतनी तगड़ी पड़ गई, यू कुड नॉट हिट हिम। लास्ट मोमेंट पे उसने अपना अप्रोच चेंज करा टू डिफेंड इट, विच इज वाई। एंड आप लोग कहेंगे आप तुम्हें कैसे पता ये बात? क्लियरली देखो उसका ट्रिगर मूवमेंट क्या था। पहली बात तो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। दूसरा इंडिकेशन क्या है इस चीज का? जब वो डिफेंड करने गया अल्टीमेटली उसकी बॉडी कहाँ पे थी? 5वें स्टंप पे थी। ओके, ठीक है। और जब पहला टेस्ट मैच में जब वो पहली इनिंग पे आउट हुआ था, आई थिंक वो बॉल अनप्लेएबल थी। जब रबाडा ने एंगल से बॉल अंदर आई थी, बढ़ के बाहर निकल गई थी।
उस पर तुम कुछ नहीं कर सकते. दिस वॉज नॉट दैट बॉल, इट वॉज नॉट ऑफ दिस क्वालिटी. ये बॉल एंगल से ही बाहर जा रही थी, लैंड ही 4th स्टंप पे करी थी और फिर पड़ के सीम करके और 5th 6th स्टंप की तरफ जा रही थी. इसको आप छोड़ सकते थे, बट वो विकेट्स कवर करके उस करने का पॉइंट ही वही है कि आपने तीनों चारों स्टंप जो है 4th स्टंप आपने कवर करवाया बॉडी को, क्योंकि आप मारने जा रहे हो और फिर लास्ट राउंड पे आप डिफेंड कर रहे हो तो एज लेके चला गया. टिपिकल क्रिकेटिंग ये वो था, ये आउटकम तुम कह सकते हो ऑफ अ डबल माइंडेड अप्रोच. तो विराट कोहली को जो लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, भाई इतना भी अंधों के डिफेंड मत करो, क्योंकि गलती तो उसकी भी थी. केएल राहुल की गलती है तो उसकी भी गलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट जडेजा वगैरह जितने लोग आउट हुए अच्छी बॉल पे आउट हुए, लेकिन वही बात है कि इंटेंट क्लियर नहीं था. आई थिंक वो भी था थोड़ा, वो जो मुकेश और अपना बुमराह का जो रन आउट हुआ था वही बहुत क्योटिक सीन था एंड थोड़ा बच्चों टाइप लग रहा था कि भाई इतना गंदा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए आपके बीच में. एक और जो मेरे पास नैरेटिव है वो ये है कि like people have started calling this out कि we have to call out the batsmen as well, like we have to start taking calls on them. अगर आपने अश्विन को बाहर बैठा दिया, जो कि आई थिंक यहाँ पे हमने गवास्कर का पॉइंट कवर भी किया था, वी हैव टू डू द सेम फॉर गाइज लाइक श्रेयस अय्यर. जब आप सेना कंट्री में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, पिच देख के आप बॉलर चूज करो, देन पिच देख के आप बैट्समैन भी चूज करो. ये ऐसी बाउंसी पिचेस पे जो कि वर्ल्ड नोन फैक्ट है इस टाइम पे, जो कि एकदम जिन्हें क्रिकेट देखना स्टार्ट करा उनको भी पता है कि श्रेयस अय्यर की इस टाइम पे वीकनेस क्या है. आई नो कुछ हद तक उसने वो चीज़ टैकल करी है इन द वर्ल्ड कप, बट अगर आप उस चीज़ को कंसिडर करके सेना कंट्री से में जा रहे हो, देन आपको उसको भी बेंच करना चाहिए. नहीं, मैं तो बहुत ब्लेटेंटली कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर केकेआर का कैप्टन है, मेरी टीम में कैप्टन है, ही शुड नॉट प्ले टेस्ट मैचेस. ओके, हम तो पिछले साल से हमने वीडियोस बना के रखा हुआ है कि कब वो टाइम आएगा जब हम हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग प्लेयर्स लेंगे. भाई श्रेयस अय्यर को आप जबरदस्ती तीनों फॉर्मेट क्यों खिला रहे हो जब नहीं खेला जा रहा? तो राइट, ऐसा भी नहीं कि 23-24 साल का है, हो रहा है वो 28-29 का, पीक पे है अपनी. इससे बहुत बेटर तो होने नहीं वाला अभी, अनलेस अंटिल ही इज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर. वो भी नहीं है. माइट एज वेल प्रोलॉन्ग हिज करियर बाय स्टिकिंग टू वाइट बॉल क्रिकेट. जबरदस्ती तीनों फॉर्मेट ना खेले, उसके इंजरी इश्यूज वैसे भी रहते हैं. सैड पार्ट है, अभी मोस्ट लाइकली इंडिया में अभी 5 टेस्ट मैच होने वाले इंग्लैंड के, उसमें वो फिर से खेलेगा. राइट, आइडियली ही शुड नॉट बी प्लेइंग टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया. और यहाँ पे मैं एक और नैरेटिव बोलूंगा, विच इज लोग यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच कि रहाणे और पुजारा को क्यों नहीं लिया गया. हाँ, ये भी एक ऐसा नैरेटिव है जो कि आई कैन अंडरस्टैंड लोग क्यों बोल रहे हैं, कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे क्रिएटर्स, वंस अगेन. बट भाई आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू गाइस. क्या नैरेटिव फैला रहे हैं? आई थिंक वो पॉइंट वही है उनका, लाइक काफी लोग जो क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं उनका पॉइंट ये है बेसिकली, एंड ऑब्वियसली आई आल्सो डिसएग्री विद इट. इससे ज्यादा शॉर्ट साइटेड अप्रोच कोई हो ही नहीं सकता. राइट, कि तुम लोगों को जाके ये पब्लिकली बातें फैला रहे हो कि रहाणे और पुजारा होते तो हमने कुछ अलग कर दिया होता. नहीं पता है, अगर अलग कर भी दिया होता, मान लो अलग कर दिया होता और ये सीरीज जीत गए होते, क्योंकि लाइक जो लोग कह रहे हैं कि सेना कंट्री में आप जा रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फर्स्ट सीरीज है, इतना लाइटली आपको लेना नहीं चाहिए कि आपको अजिंक्य रहाणे और दोनों साथ में निकाल दो. नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप उनको खिला रहे हो इस टाइम पे, दैट मीन्स कि आपको, अगर आप अभी से लेके चल रहे हो, दैट मीन्स कि अब जो अभी अगले साल आएगा या फिर 2 साल बाद जो WTC फाइनल होने वाला है, अब तो अगले साल ही, अगले साल, राइट, अगले साल जो WTC फाइनल होने वाला है, उससे पहले आप इन प्लेयर्स को जो कि कायदे से वहां तक प्रोलॉन्ग करके खेल सकते हैं अपना, अजिंक्य रहाणे और पुजारा हमें पता नहीं है खेल पाएंगे वहां तक, तो जो अभी यंग प्लेयर्स जिनको अभी मौका देने का टाइम है, दैट मीन्स कि आप उन्हें अभी नहीं दे रहे हो, फिर WTC फाइनल में आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप वहां पर रन मारो. तो एग्जैक्टली एज यू सेड कि दिस इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच एंड पीपल हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द प्लेयर्स. और भाई वो शुभमन गिल 24 साल का कह रहे हैं, अभी को खिला रहे हो, एक्सपीरियंस है. अब तो 24 में नहीं खेलेगा तो क्या 30 में खेलेगा जाकर पहला टूर अपना. अब अगला कब हो रहा है? 28 में हो रहा है, 4 साल बाद. वो 28 का होगा, तब 28-29 का होगा, तब खेलेगा जाके अपना पहला टूर साउथ अफ्रीका का. राइट, ऐसे बनाओगे तुम नेक्स्ट प्रिंस, नेक्स्ट किंग, जो कि अपना पहला टूर साउथ अफ्रीका का लेट 20s में आके खेल रहा है. ये कौन सा लॉजिक है? हर बंदा कभी ना कभी तो पहली बार जाके खेलेगा ही ना. जितना अर्ली हो उतना बेटर. इनफैक्ट मैं बात बताऊं, वाई आई एम इवन मोर एंग्री कि लोग क्यों कॉल आउट कर रहे हैं. ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है ना, थैंकफुली ये इस WTC साइकिल में बहुत जल्दी आ गई है. अगर ऐसा होता ना कि एकदम एंड में आ रही है और फिर होता कि हमें जीतना पड़ेगा वरना क्वालिफाई नहीं करेंगे, हाँ. तब भी अगर लोग बोलते ना कि रहाणे पुजारा को ले, तब मुझे समझ में आता. बट अभी तो स्टेक्स उतने हाई भी नहीं है. और हमने जब वेस्ट इंडीज का टूर हुआ था आफ्टर द WTC फाइनल, नई साइकिल जब शुरू हुई थी, पुजारा को निकाल दिया तब. आई थिंक इट वॉज वंस अगेन अ कमेंडेबल डिसीजन बाय द्रविड़ एंड रोहित शर्मा. हमने तो उस टाइम पे कहा था कि रहाणे को भी क्यों नहीं निकाल रहे, कि भाई नई साइकिल शुरू होते ही जो अगले साइकिल में नहीं होने वाले फाइनल तक, उनको हटा दो. ट्रस्ट द यंगस्टर्स.
इससे ज्यादा जल्दी आप कैसे और टीम सेटअप करोगे? वैसे लोग कहेंगे कि भाई एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हो लास्ट मोमेंट तक। अब वो बंदा जो 2 साल पहले से अगले फाइनल की प्रिपरेशन करा तो उसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को भाई। एंड दिस वन मोर पॉइंट है, ये सीरीज जीतना तो जरूरी क्यों है भाई? हार के तो कुछ हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि भाई हमें हर बायलैटरल सीरीज जीतनी है। ये सारे जो लोग हैं ना जो कि अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि सीरीज नहीं जीते हम लोग, ये वही लोग हैं जो कि इंडिया को बायलैटरल मर्चेंट्स कहते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से सीख जाओ ये चीज। इंडिया में सीरीज हार के गए थे ओडीआई की और वर्ल्ड कप उठा के गए। हमें नहीं चाहिए नंबर 1 रैंकिंग इन ओडीआई टेस्ट मैचेस इन T20s, हमें आईसीसी ट्रॉफी चाहिए। उसका हार्ड कॉल क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा कि हम लोग कई सारे बायलैटरल सीरीज में कुछ ऐसे यंगस्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि शायद हमें उस वक्त रिजल्ट ना दे, लेकिन अगले साल जो आईसीसी ट्रॉफी होगी उससे परफॉर्म करके देंगे, बिकॉज उनको 1 साल तक ट्रस्ट दिखाया गया है। सेम थिंग वॉज डन विद युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और सौरव गांगुली। सेम थिंग वॉज डन विद, तुम्हें क्रिकेट देखने की जरूरत भी, तुमने धोनी की पिक्चर देखी, उसने कहा था ना कि अब सिर्फ 4 साल रह गए। 2007 का वर्ल्ड कप खत्म होते ही कहता है कि 2011 के लिए सिर्फ 4 साल ही रह गए हैं। ये मेंटालिटी अगर रोहित शर्मा लेके आ रहा है उसमें ही प्रॉब्लम है। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो लॉजिक इन सेइंग कि रहाणे और पुजारा को अभी टेस्ट मैच खिला दो क्योंकि हम ये टेस्ट सीरीज जीत जाते और भाई हमें फाइनल फ्रंटियर कंप्लीट के लिए होता है। भाई नहीं करना कंप्लीट फाइनल फ्रंटियर, हमें WTC ट्रॉफी चाहिए। राइट। उसके लिए क्या भला है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो डिसीजन लो। इंडिविजुअल से ऑब्सेशन छोड़ दो। ये कहना है कि सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है और एक्सपीरियंस होता तो बेटर होता, ये सब ना नैरेटिव्स अपने घर में रखो, अपने पास। जो क्रिकेट का भला है, जो इंडिया का भला है जिसमें, उसको प्रमोट करो। चाहे शॉर्ट टर्म में हम हार रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जीतने वाले हैं। आई डोंट सी एनीबडी, मतलब आई डोंट सी व्हाई एनीबडी क्रिटिसाइजेस दिस डिसीजन। भाई मैं तो बहुत खुश था कि इन दोनों को चूज करा गया, जयसवाल और गिल को। गिल को लोग कह रहे हैं नंबर 3 का प्लेयर नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। भाई पहला टूर है उसका साउथ अफ्रीका का, पेशेंस रखो। पिछले साल जनवरी में, एग्जैक्टली 1 साल पहले तक सब उसको T20 में भी क्रिटिसाइज करते थे, ओडीआई में भी करते थे। राइट। पिछले साल ओडीआई में उसके पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रन थे। T20 में उसने आतंक मचाया हुआ था, अभी पिछले 2-3 बार अच्छा नहीं है। टेस्ट में भी आएगा इवेंचुअली, नहीं आएगा तो देन वो तो हम कहते हैं स्टिक टू फॉर्मेट स्पेसिफिक, राइट। बट नहीं है अगर, तो यू हैव टू ट्रस्ट हिम एट नंबर 3। इनफैक्ट माई हाइपोथेसिस फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन, जब विराट कोहली रिटायर होगा तो वो नंबर 4 का बैट्समैन बनेगा अल्टीमेटली। ओके। नंबर 3 पे इवन आई एग्री कि गिल इज नॉट द आइडियल सोल्यूशन, बट इवेंचुअली ही विल बी अ नंबर 4 बैट्समैन। जो इंडिया का मेन बैट्समैन होता है हमेशा सचिन ले लो, फोर्थ होता है, फिर अपना विराट कोहली ले लो। अब अगर गिल होगा तो दे विल, वो एक गवास्कर ही था, वो कुछ क्रैक लोग होते हैं भाई जिनको ओपनिंग करनी पड़ती है, वो ही वाज दैट गाय, वरना ऐसा होता नहीं है। तो गिल को भी भाई तक क्रिटिसाइज करना बहुत अनफेयर था भाई। एक तो जो लास्ट नैरेटिव मेरे पास है वो ये है कि जो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेयर इट ऑल वेंट रॉन्ग फॉर साउथ अफ्रीका, यहाँ पे सुनील गावस्कर इन द कमेंट्री सेड कि जब पहला टेस्ट मैच में आपने इंडिया की बैटिंग देखी जो कि बहुत ही गंदी थी उस टाइम पे, कितनी जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, सबने देखा वो चीज़। तो गोइंग इनटू द सेकंड टेस्ट मैच व्हेन यू हैव वन द टॉस, तो आपको उसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए टू मेक देम बैट फर्स्ट। नाउ यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो हम लोग 36 रन पे जो ऑल आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के BJT वाले में। उसके बाद नेक्स्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया चोज टू बैट और फिर वहाँ पे हमने देखा कि हमने कम बैक कर लिया। डू यू थिंक ये फैक्टर प्ले करता है एक्चुअली में कि आपने पहले टेस्ट मैच में जो वीकनेस थी उसको एक्सप्लॉइट करता, आपने सेकंड टेस्ट मैच में वही अप्रोच रखी? मतलब बेसिकली क्या क्वेश्चन क्या कि उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए? हाँ भाई नहीं, उसमें मैं अग्री नहीं करता। ओके। सुनील गावस्कर ने खुद ही कहा है, एंड यहाँ पे वंस अगेन आई विल टेल यू व्हाई क्रिकेट इतना अनप्रेडिक्टेबल है। दुनिया में हर कोई जो था, जो ये मैच देख रहा था, ऑल जो एक्सपर्ट्स थे, एक्स क्रिकेटर्स थे, सबने कहा था मैच शुरू होने से पहले विकेट को देखकर कि ये एक बैटिंग विकेट लग रही है, ड्राई होने वाली है, क्रैक्स के अंदर से थोड़ी सी घास निकल रही है, बट इट शुड नॉट मैटर मच बिकॉज सरफेस पे तो बैरन ही है, पूरा सनी है एकदम एटमॉस्फेयर, पिच और ड्राई होती रहेगी। पहले दिन पे अच्छी बैटिंग होगी। हिस्टोरिकली केप टाउन में क्या होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं पिच डिटोरिएट होते जाती है। इट मेक्स ऑल द मोर सेंस टू बैट फर्स्ट। रोहित शर्मा ने खुद किया था, हम भी बैटिंग करते हैं। सुनील गावस्कर, इरफान पठान, सबने कहा था कि दिस लुक्स लाइक अ बैटिंग विकेट। जब सभी लोगों ने पिच गलत पढ़ दी, जो लोग पिच के बगल में खड़े उन्होंने पिच सही से नहीं पढ़ी, तो तुम डीन एडगर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? राइट, कि वो क्या कर लेगा? उसने भी जो चूज करा बैटिंग का डिसीजन वो एकदम सही था उस टाइम पे, देखने से वही लग रहा था। अब पिच एकदम ही उल्टा परफॉर्म कर गई तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आई वोंट क्रिटिसाइज डीन एडगर ऑन दैट। ओके, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि वन लास्ट शॉट आउट टू बुमराह, जो सेकंड डे पे आके उसने बॉलिंग करी है। हाँ। जब 6 विकेट रह गए थे,
आई थिंक वहां से ना गेम साउथ अफ्रीका लेके जा सकती थी अपने एंड पे, बट बुमराह इंश्योर्ड कि वो गेम एकदम किल करने वाला है वहाँ पे। उस स्पेल को ना उतना अप्रिसिएशन मिलेगा नहीं बिकॉज सिराज को अल्टीमेटली मैन ऑफ द मैच मिल गया पहले वाली इनिंग पे, बट बुमराह का दैट स्पेल जिसमें उसने 3-4 विकेट लगातार निकाले थे एंड अल्टीमेटली उस इनिंग में 6 विकेट भी लिए, दैट वाज एग्जेम्पलरी भाई। एक होता ना कि आप इंडिया की प्रॉब्लम रही है ओवर द इयर्स कि हम टेल एंडर से थोड़े रन खा जाते हैं टेस्ट मैचेस में। जिस तरीके से गेम किल ऑफ करा है बुमराह ने, देयर वाज एग्जैक्टली नो रूम फॉर साउथ अफ्रीका टू हैव अ चांस इन द फोर्थ इनिंग्स। राइट, वो जबरदस्ती में ब्रॉडकास्टर्स जो है ना बढ़ाने को कि व्यूअरशिप बढ़े कि भाई 78 रन बन गए, देखो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये एक टाइम में मैं भी ये सोचने लग गया था कि भाई अगर बाई चांस ये जो लीड ली ने अगर ये ट्रिपल डिजिट्स में जाती है, आई थिंक वहां से थोड़ा टफ होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर वही कहूंगा, तुमने देखा ना जिस तरीके का इंटेंट था रोहित शर्मा और जायसवाल का, राइट, तुम उस इंटेंट पे नहीं हार सकते सर, विच इज वाई दैट इंटेंट वाज मास्टर क्लास इन द फर्स्ट इनिंग्स एज वेल, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता बिकॉज लोगों ने खेला नहीं है तो देखा नहीं क्रिकेट। तो रोहित शर्मा का जो इंटेंट था बैटिंग वाइज, ही इंश्योर्ड कि टीम इंडिया किल करने वाली है गेम को, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना का टारगेट। ये तो ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द स्लिप फील्डर्स भाई, जो स्लिप कैचिंग हुई है, जायसवाल, राइट, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, जो स्लिप फील्डिंग हुई है इस टाइम पे, इट वाज मैग्निफिसेंट भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्लिप फील्डिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। बहुत अच्छा लगा मुझे, राइट, बहुत अच्छे कैचेस पकड़े एंड वही होता है ना कि इतने अच्छे कैचेस पकड़े इसीलिए 6-6 विकेट भी मिले उनको। वरना वो 1-2 ड्रॉप, केएल राहुल ने से एक ड्रॉप करी था कैच मार्करम का, बहुत मतलब इजी सा कैच था, बट ठीक है चलो, इन हाइंडसाइट ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट एज अ विकेट कीपर, बट उसके वजह से हम उसको एक सिंपैथी कार्ड नहीं दे सकते भाई। ये कैच इजी कैच था, ये कोई नॉन कीपर ही पकड़ सकता है इसको, विराट कोहली को कीपर पे लगाते हैं तो वो ही पकड़ लेता, सो कोई एक्सक्यूज नहीं उस चीज का। बट ऑल एंड ऑल वेरी हिस्टोरिक विन भाई। एनी लास्ट थॉट्स फ्रॉम दिस सीरीज, आगे जाके हमें क्या सीख मिल रही है, इससे क्या करना चाहिए? आई थिंक कुछ जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करें, इंक्लूडिंग दैट श्रेयस अय्यर पॉइंट, टीम सिलेक्शन पॉइंट जो था, कैसे आगे बढ़ना चाहिए इंडिया में, तो आई थिंक सभी खेलने वाले अल्टीमेटली। ये भी चीज़ हमने बोली थी कि श्रेयस अय्यर ने यहाँ पे तो जो वीकनेस दिखाई, बट अभी इंडिया में यही बंदा जितने रन मारेगा टेस्ट सीरीज में वो भी देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट हो गया एंड वी नो कि उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट यही है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि जो व्यूअर्स हैं वो इतने रिएक्शनरी ना हो, जो कि हम लोग मोस्टली हर मैच के बाद कहते हैं, क्योंकि जैसे टाइप के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं आफ्टर अ लॉस और आफ्टर अ विन एज वेल, कि जीत जाए तो एकदम ही सर पर चढ़ा लेंगे और हार गए तो भाई नहीं, एकदम ही बकवास टीम है। इतना रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सब चीज़ कॉन्टेक्स्ट वाइज देखो कि कौन आउट हुआ है, कौन कब आउट हुआ है, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, जीते हैं कैसे हारे, क्या नेगेटिव्स है क्या पॉजिटिव है। जब हारे तो भाई ऑब्वियसली गाली देना बनता है, बट जब जीते तो तारीफ करना भी बनता है। मैं तो लास्ट चीज़ यही कहूँगा जो तुमने कहा, एक तो पूरी बिल्कुल बात सही है, मतलब आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल द क्रिएटर्स एंड जर्नलिस्ट्स कि भाई अपने ओपिनियंस इस तरीके से रखो कि ऐसा ना लगे देखकर कि तुमने मैच देखा ही नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ कब तक बना लोगे? जो आदमी एक्चुअली मैच देखता है या जिसने खेला हुआ है, लाइक आई कैन वेरी इजीली कॉल आउट, जो देख के पता चल जाता है जिसने मैच देखा ही नहीं पूरी तमीज से, या फिर इनको ज्ञान ही नहीं उतना जितना बांटने का ट्राई कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि भाई बोलो उतना ही जितनी नॉलेज हो, या फिर बी ओपन टू लर्निंग। क्रिटिसाइज मत करो। फिर क्रिटिसाइज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सही होता है, बट डिसरिस्पेक्ट करना उस पॉइंट पे आके, जैसे इंडिया जीतती है तुरंत पलट जाते हैं, देखना तुम। अब बताइए पब्लिक भी नोटिस करती कि नहीं करती, बट मतलब आई होप कि ये हिपोक्रेसी कॉल आउट हो, बिकॉज ऐसे तो भाई बढ़ने से रहा कल्चर इंडिया का। बिकॉज यही लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं ना एक हार के बाद, यही फियर ऑफ फेलियर बनाता है दिमाग में बैट्समैन के और बॉलर्स के, और फिर वो अपने पर्सनल स्टैट्स के लिए खेलने लग जाते हैं कि भाई 100 मार दूं बच जाऊंगा, फिर देख लेंगे टीम को। राइट। ये पूरा नैरेटिव ही शुरू होता है पब्लिक से और मीडिया से। हमें एक ऐसा होलिस्टिक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है अपने प्लेयर्स के लिए, जहाँ पे वो डर से ना खेलें। भाई मेन पार्टी वही है। तो इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया व्हेन एवरीबॉडी हैज अ वॉइस, भाई प्लीज बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू से, बिकॉज इनडायरेक्टली इट कुड बी अफेक्टिंग द पब्लिक नोशन। ये भेड़ चाल वाला जो सीन है ना, एक ने हाँ बोल दिया, एक कुछ बोल दिया तो हाँ भाई 100 लोग फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को भी, क्योंकि भाई खुद का दिमाग ही नहीं है। अब खुद का दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग खुद करो, फिर अपने ओपिनियंस फॉर्म करो और उस पर डिबेट करो। ये नहीं कि 10 लोगों ने कह दिया तो हाँ ये सही होगा। राइट। खुद का दिमाग तो लगा लो भाई। मैंने जो 10 चीज़ें कही हैं अभी तक इस सेगमेंट में, 10 की 10 एकदम उल्टी थी इंटरनेट पे इस वक्त। एंड मैं देख कर मुझे लगा था ये क्या फैला रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है ना लॉजिकली उसका क्या आंसर है,
बट जिन लोगों को नहीं पता होगा वो बेचारे फिर वो फंस जाएंगे उस चीज़ पे। इट्स नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि नहीं पता भाई, एक्चुअली मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता भाई, जो भी आधे जो नरेटिव्स थे स्टार्टिंग में तो मैं भी थोड़ा वो हो गया था कि नहीं भाई सही कह रहे हैं। बट वही बात है कि हाइंडसाइट में आप देखोगे, खुद सोचोगे, थोड़ा अकेले में सोचोगे तो आपको भी थोड़ा लगेगा। एंड ऑब्वियसली नो शेम इन एक्सेप्टिंग, हाँ, कि अगर नहीं पता तो कोई गलत बात नहीं है कि नहीं पता। जैसे फुटबॉल का होगा, मुझे कई चीज़ें नहीं पता होगी तो मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई करूंगा कि एक ओपन माइंडसेट लेके कि हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है, बट कैन आई बी रॉन्ग, आई कुड वेरी वेल बी रॉन्ग। बट एक एब्सोल्यूट जजमेंट पास कर देना कि भाई यही सही है, वो तो भाई फिर तुम क्या ही कर रहे हो। बच्चों ठीक है, बहुत बात हो गई, इट्स अ हिस्टोरिक विन एंड वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दिस वन बिकॉज दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मैग्निफिसेंस भाई। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल। आई थिंक पहले हम लोग बात करेंगे फिफ्थ प्रो वर्ल्ड 11 की, फीफा फिफ्थ प्रो वर्ल्ड। इसको फिफ्थ प्रो क्यों कहते हैं भाई? पता नहीं, वो फीफा, चलो जो भी नाम है, हम लोग को हमारा पॉइंट बेसिकली डिस्कस करने का ये है कि नॉमिनीज आ चुके हैं एंड एज ऑलवेज हर साल की तरह बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, आई थिंक राइटफुली सो। कई सारे ऐसे नॉमिनेशन हैं जिनका कोई सेंस बनता नहीं है, कई सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जो कि मिस आउट कर रहे हैं। इसके पीछे भी काफ़ी सारे, जैसे फ्रेंच मीडिया, इंग्लिश मीडिया ने अपने नैरेटिव फैला रखे हैं, स्पेनिश मीडिया ने अपने नैरेटिव फैला रखे हैं। सबको कॉल आउट करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक द 11 एज वेल। क्या नॉमिनीज हैं एग्जैक्टली? आई थिंक भाई डिफेंस, अटैक, फॉरवर्ड, मतलब अपना मिडफील्ड ऐसे करके चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या दे एक्चुअली डिजर्व आल्सो नॉट। सो डिफेंडर, गोलकीपर्स की बात पहले करते हैं। 3 गोलकीपर नॉमिनेट हुए इस टाइम पे। एक एमिलियानो मार्टिनेज है, एडरसन है और कोर्तुआ है। नाउ यहाँ पे एक बहुत ऑब्वियस शाउट रहेगा फॉर ऑल द बार्सा फैंस की टर स्टेगन कैसे नहीं है। अगर लास्ट सीजन की बात करें, एंड ये चीज़ मैं डिफेंडर्स में भी बोलूँगा, लास्ट सीजन बार्सा का बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड था इन द टॉप 5 लीग्स। ऐसा कैसा हो सकता है कि जिस बंदे की सबसे ज़्यादा क्लीन शीट्स हैं वही बंदा यहाँ पे नहीं है? एमी मार्टिनेज है। एमी मार्टिनेज कैसे? क्योंकि अगेन मैं आपको पहले बता दूं कि इस चीज़ का जो नॉमिनेशन पीरियड है, जो कि कंसिडरेशन पीरियड है, वो वर्ल्ड कप के बाद से एंड अभी तक अगस्त 18 समथिंग तक का, 18 और 20 को जैसे कुछ 20th। सो इस पीरियड में फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ होती है, लोग कहेंगे कंसिडरेशन पीरियड ये है, बट जो एक्चुअल वोटिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेयर्स के बेसिस पे वोट होती है। जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, कुछ 28,000 प्रोफेशनल फुटबॉलर्स मिलके चीज़ वोट करते हैं। वो भी नंबर बड़ा स्क्यूड है, कहीं जगह 22 लिखा हुआ है, कहीं जगह 29,000, कुछ 18, कहीं 18 भी लिखा हुआ है। सो डोंट रियली नो कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट ये लोग मिलके वोट करते हैं। नाउ मैं यही बोलूँगा कि अगर मैं स्पेसिफिकली टर स्टेगन की बात करूँ एंड एमिलियानो मार्टिनेज की, वर्ल्ड कप के बाद से आई डोंट थिंक दैट ही हैज़ डन समथिंग जिसके बेसिस पे टॉप 3 गोलकीपर्स में आ जाए। एंड हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी हुई है, ये फीफा वर्ल्ड प्रो 11 जो होती है और जो बैलन डॉर नॉमिनेशंस होती हैं, ये भी बड़ी अजीब से होते हैं। कई बार वर्ल्ड लेवल में कोई बंदा आ जाता है जो कि बैलन डॉर में पीछे होता है किसी और गोलकीपर से। लास्ट ईयर हमने यासीन बोनो के साथ देखा था ये, राइट। तो इट इज़ वेरी वियर्ड कि अब लाइक कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, जिस बेसिस पे कुछ तो जजमेंट होगी आपकी, जिसके बेसिस पे आप ये बनाओगे। बट देन अगेन आई थिंक ये पॉइंट ही ये कि प्लेयर्स मिलके वोट कर रहे हैं आसपास में, तो जो जिसका फैन होगा वो उसको तो वोट करेगा ही करेगा। बट मार्टिनेज का आई थिंक इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आई थिंक काफ़ी हद तक इस चीज़ पे ये भी एक काइंड ऑफ नैरेटिव आएगा कि इस टाइम पे एस्टन विला 2nd 3rd पे आ रखी है। इट जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि एस्टन विला टॉप 4 में आ जाएगी, जेन्युइन कंटेंडर्स होंगे टाइटल के इस टाइम पे। तो आई डू थिंक कि कंसिडरेशन पीरियड कहने को होता है, जो करंट नैरेटिव होता है, जो प्रेजेंट नैरेटिव होता है, उसके बेसिस पे भी लोग वोट करते हैं। इसीलिए आई थिंक कि मार्टिनेज को लिया गया, वरना आई डोंट थिंक कि होना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से कि टर स्टेगन होना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। आई थिंक मुझे लगता है ना, इन लोगों ने एक चीज़ गलती करी है, जो 19 दिसंबर 2022 का जो टाइमलाइन रख दिया ना, उसमें थोड़ा गैप छोड़ देना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो इट इज डायरेक्टली रिमाइंडिंग यू ऑफ द वर्ल्ड कप, राइट, कि 18 को जीते थे, 19 से शुरू हो रहा है। तो इन प्रिंसिपल इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज कि भाई 19 दिसंबर से वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस काउंट नहीं होगी, बट इनएविटेबली वो अटैच हो रहा है वर्ल्ड कप उससे, राइट। आइडिया इनको क्या करना चाहिए था, जनवरी से शुरू कर देते, 1 जन से, या फिर 15 जन से, जो भी होता है, ऐसी थोड़ा सा गैप दे देते एसेंशियली, तो बेटर रहता नैरेटिव वाइज। बट यहाँ पे आई थिंक एडरसन, बिकॉज सिटी हैज वन द ट्रेबल, तो उसका तो नेचुरल था ही होना। एमी मार्टिनेज की जगह टर स्टेगन, प्रोबब्ली कोर्तुआ का, डू यू थिंक ही डिजर्व्स टू बी? आई थिंक लास्ट सीजन के हिसाब से तो था, एंड एनी अदर नेम दैट कुड हैव रिप्लेस्ड हिम? नहीं, आई थिंक गोलकीपर्स में मेन आई थिंक मेरा पॉइंट यही था कि एडरसन होना चाहिए था। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई कीपर है जो कि इन लोगों से ज़्यादा डिजर्व करता है एक्चुअली में। बट हाँ, मे बी अ गुड शाउट कैन बी एलिसन,
बट आई डोंट थिंक कि लास्ट सीजन बहुत कुछ खास गया था उसका, तो उसका भी नाम मैं लूंगा नहीं यहाँ पे। आई थिंक टर स्टेगन होना ज़रूरी था यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द डिफेंडर्स, यहाँ पे रूबेन डियाज है, वैन डाइक है, मिलिटाओ है, रूडिगर है, स्टोन्स है और वॉकर है। 6 डिफेंडर है बेसिकली। नाउ मैं आपको ये बता दूं कि फीफा वर्ल्ड प्रो 11 जो एक्चुअली बनती है, डोंट बी सरप्राइज अगर यहाँ पे पहली बार तो कुछ भी फॉर्मेशन रख देते हैं ये लोग, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर फॉरवर्ड में तीनों सेंटर फॉरवर्ड हो, कोई विंगर ना हो, ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो अगेन आई वुड से दिस कि जिस टीम का बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड था लास्ट सीजन, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी उसका डिफेंडर हो ही ना डिफेंस में। इनफैक्ट आई वुड गो ऑन टू से कि रूडिगर तो मेरी टीम का है, बट लास्ट सीजन रूडिगर का वाज नॉट दैट गुड भाई। बिल्कुल भी भाई, कैसे मतलब के तो आसपास भी नहीं था। एग्जैक्टली। इस सीजन ही हैज बीन वेरी गुड, बट लास्ट सीजन किस बेसिस पे आई डोंट सी कि वो कैसे आ गया टीम के अंदर। दिस सीजन इज नॉट सपोज्ड टू बी काउंटेड। एग्जैक्टली। 18-20 अगस्त के बाद का जो है वो काउंट नहीं होगा। राइट। तो हाँ, ये मेरे को समझ में नहीं आता। इनफैक्ट अगर मैं रूडिगर की बात करूं, जॉन स्टोन्स डिफेंडर्स में क्यों है एग्जैक्टली, क्योंकि लास्ट पूरा सीजन तो मिडफील्ड में खेला है, डबल पिवट में खेला एग्जैक्टली, तो उसका भी मुझे समझ में नहीं आया। वैन डाइक, डू यू थिंक ही इज अ फेयर? आई थिंक वैन डाइक रख सकता है क्योंकि इंडिविजुअली ही डिड नॉट हैव अ बैड सीजन, बट देन अगेन उसकी टीम का बहुत कुछ खास सीजन अच्छा नहीं गया था। बट हाँ यार, मतलब आई थिंक डिफेंडर्स की बात करें तो ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बेस्ट राइट। मिलिटाओ तो डेफिनेटली फॉर श्योर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्डर्स। यहाँ पे भाई क्या क्या लग रहा है तुम्हें, किसको होना चाहिए? सो बेलिंगम है यहाँ पे, डी ब्रुयना, गुंडोगान, मॉडरिच, रॉड्री, सिल्वा एंड वैल्वर्दे। नाउ लेट मी टेल यू कि गुंडोगान इज द ओनली बार्सिलोना प्लेयर इन दिस फीफा वर्ल्ड प्रो 11। वो भी इसलिए आया है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस सिटी के साथ कैसी थी। भाई व्हाट इज बेलिंगम डूइंग हियर? नहीं, आई थिंक बेलिंगम का बनता है। क्यों भाई? लास्ट सीजन नहीं, आई डोंट थिंक ही हैड अ बैड सीजन। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स उस टाइम पे भी। पॉइंट इज कि यहाँ पे आके वो एकदम एलीट कैटेगरी में आ चुका है इस सीजन से। मतलब अगर इससे इस वाले कंसिडरेशन पीरियड होता कि इस सीजन का भी ले रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली मे बी वो 11 में भी आ जाता। आई डोंट थिंक दैट ही शुड बी इन द 11, बट स्टिल आई थिंक 23 प्लेयर्स की जो स्क्वाड बनती है आई थिंक वहां पे तो हो सकता है। टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, व्हाई नॉट समबडी लाइक गावी? मैं गावी का ही कहूंगा क्योंकि लास्ट सीजन आई डोंट थिंक कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था उसका। इस सीजन से ऑब्वियसली ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बार्सिलोना प्लेयर्स, आर्ग्यूएबली द बेस्ट बार्सिलोना प्लेयर। बट आई डोंट थिंक कि लास्ट सीजन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी था फर्स्ट ऑफ ऑल उसका, एंड सेकेंडली बहुत कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी। बर्नार्डो सिल्वा इन द मिडफील्ड, ऐसे फॉरवर्ड दे ट्रीट करना चाहिए था फिर मिडफील्डर? नहीं, आई थिंक ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी खेल लेता है। हाँ, वो बनता उसका मिडफील्ड में होना। एंड आई थिंक बाकी जो प्लेयर्स है, वैल्वर्दे है, रॉड्री तो ऑब्वियसली होना ही होना है। मॉडरिच का भी आई थिंक सेंस बनता है। लोग कहेंगे क्रूज, बट आई डोंट थिंक क्रूज मॉडरिच सुपर आएगा इस टाइम पे। एंड गुंडोगान का भी बनता है, डी ब्रुयना का भी बनता है। तो आई थिंक मिडफील्ड में और कुछ खास है नहीं। मेन चीज आएगी हमारी फॉरवर्ड में। डू यू हैव एनी अदर नेम मिडफील्डर्स? नहीं, मतलब आई थिंक अभी तक जितने फॉरवर्ड्स को भी इंक्लूड कर ले अभी से, सबसे फेयर जो मुझे लगता है वो मिडफील्ड में ही हुआ है। हाँ, राइट, मेक सेंस। बट हाँ, चलो भाई फॉरवर्ड पे चलते हैं। बेंजेमा, हालैंड, केन, एम्बापे, मेसी, रोनाल्डो, विनीशियस जूनियर। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, बेंजेमा का नाम लेते हैं। हाँ, व्हाई इज ही इन द लिस्ट? आई थिंक बेंजेमा नहीं होना चाहिए क्योंकि बैलन डॉर हैंगओवर आई थिंक 2023 तो वी ऑल नो कि ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन। मतलब पूरा सीजन ही अच्छा नहीं जा रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 के लास्ट पार्ट में भी ही वाज नॉट दैट गुड। आई नो ही स्कोर्ड सम गोल्स हियर एंड देयर, बट बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं था बेंजेमा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड लेसर गोल्स देन लेवेंडोस्की। हाँ, ट्रू एक्चुअली, राइट, और वो लीग भी जीता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट वो आता ही आता है क्योंकि लेवेंडोस्की इस टाइम पे कैसे आ सकता है? बिकॉज़ वो तो अल इत्तिहाद में और सऊदी में खेला है। अच्छा, मैं इसका भी पॉइंट लूंगा जब मैं रोनाल्डो पे आऊंगा, बट मर्डर टैक्स, मैं ये नहीं मर्डर टैक्स तो चलो अलग बात है, वरना रोनाल्डो वरना उस हिसाब से नहीं होता। बट मैं ये कहूंगा कि जो इस टाइम पे सिचुएशन है ना लेवेंडोस्की की, लाइक वो जेन्युइनली लोग आसपास भी कंसिडर नहीं कर रहे उसको कि ये वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स है भी या नहीं। बेसिकली बेंजेमा के भाव बढ़े नहीं है, बस लेवेंडोस्की गिर गए। अभी जो ला पाल्मा का मैच हुआ था कल, उसमें भी लेवेंडोस्की अराउंड द 70th मिनट सब्स्टिट्यूट हो गया। फाइनली चावी ने कर दिया सब्स्टिट्यूट। तो बहुत अच्छा नैरेटिव है नहीं इस टाइम पे लेवेंडोस्की के अराउंड। ये चीज़ प्लेन करी है, वरना आई थिंक कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि लेवेंडोस्की बेंजेमा से ऊपर चूज होता। बट जस्ट बिकॉज बेंजेमा का लास्ट सीजन उसने थोड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल मार दिया, क्लासिको में मार दिया, यूसीएल में 1-2 मैचेस में मार दिया, इसलिए शायद उसको ज़्यादा कंसिडर किया। आई डोंट थिंक दैट ही शुड बी इन दिस ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे, पता है, एक तो पॉइंट है कि 23 मैन शॉर्ट लिस्ट है यहाँ पे। जितने फॉरवर्ड है, इनके अलावा ऐसे बहुत फॉरवर्ड दिमाग में आते भी नहीं कि कौन हो सकता है भाई इनके अलावा। एक जो नाम आएगा जो कि बहुत ऑब्वियस था, वो है ग्रीजमैन। कैसे नहीं है यहाँ पे भाई? सलाह नहीं, सलाह का मैं बोलूंगा पॉइंट आएगा, बट आई थिंक इंग्लिश मीडिया तो पीछे पड़ गई है इससे। आई थिंक इंग्लिश मीडिया इसलिए गुस्सा है, एंड इसलिए वो इस टाइम पे मेसी रोनाल्डो को टारगेट कर रही है
और बेंजेमा इन सबको टारगेट कर रही है कि इन लोगों को तो ले लिया, आपने सलाह कैसे नहीं लिया। इंग्लिश मीडिया बहुत गुस्सा है इस चीज़ पे। बट ग्रीजमैन जो कि ला लीगा में मोस्ट गोल्स है 2023 में, मोस्ट असिस्ट है, लास्ट सीजन उसका बहुत अच्छा गया था, इस सीजन भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अंडररेटेड नैरेटिव है उसके अराउंड। वो बंदा कैसे सिलेक्ट नहीं हो रहा? आई थिंक वही ये रीजन है, अंडररेटेड। मतलब बट अंडररेटेड यार, कब तक लोग एकदम ब्लाइंड आई रखेंगे उसकी ऐसे तरफ? सोचो ना, अगर लेवेंडोस्की सिलेक्ट नहीं हो रहा फॉरवर्ड्स में, बीइंग द पिचिची होल्डर लास्ट सीजन, तो ग्रीजमैन को तो क्यों ही करेंगे? हाँ प्लस ही डिड नॉट विन एनी ट्रॉफीज, राइट। आई थिंक वो भी मैटर करता ही अल्टीमेटली इन लोगों के लिए। तो क्योंकि वो ट्रॉफी नहीं जीता तो उसको अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं करा। क्या उसे सिलेक्ट होना चाहिए था? आई थिंक यस, डेफिनेटली भाई, मतलब डेफिनेटली। तुम देख के बता दोगे कि अभी जिस तरीके से वो खेल रहा है इस साल, ही डिजर्व्स टू बी ऑन द लिस्ट। एक तो यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप नैरेटिव आ जाता है, इतने अजीब चीज़ ये है कि वर्ल्ड कप भी उसका बहुत अच्छा जा रहा था, बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फाइनल परफॉर्मेंस इट ऑल वेंट डाउन। भाई ये तो इसमें रोनाल्डो फैंस का बहुत बड़ा हाथ, ऑब्वियसली क्योंकि एम्बापे को बहुत हाईलाइट कर दिया उस चीज़ में, बैलन डोर के लिए, ताकि वो बन जाए। क्योंकि फाइनल से पहले तक सब कह रहे थे ग्रीजमैन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ फ्रांस, और वो एकदम से फाइनल में पूरे सीजन का चैंपियन जो है एम्बापे बन गया। राइट। बट हाँ चलो, आई थिंक हालैंड ऑब्वियसली डिजर्व्स टू बी हियर। केन भी बहुत राइटफुली डिजर्व करता है यहाँ पे, आई एम हैप्पी कि उसको मिली रही केन को। एग्जैक्टली। एम्बापे भी ऑब्वियसली डिजर्व्स इट। नाउ लेट्स कम टू मेसी। एक्चुअली पॉइंट में एक चीज बोलूंगा, हैरी केन ने भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती, हाँ, बट ही इज ऑन द लिस्ट। आई थिंक व्हाई नॉट ग्रीजमैन? मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक फीफा वर्ल्ड 11 में आई डोंट थिंक कि वो ट्रॉफीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो फिर लेवेंडोस्की और ग्रीजमैन क्यों नहीं है, हैरी केन क्यों है? कि नहीं है, वही तो पॉइंट है। तो क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मीडिया नहीं रो रही। हाँ वही, Hypocrisy. इंग्लिश मीडिया से उनके लिए रोएगी जो कि इंग्लिश लीग में खेलता है, फिर इंग्लिश प्लेयर्स। हिपोक्रेसी, इंग्लिश मीडिया मुझे इसलिए पसंद नहीं है। हाँ, बहुत बायस्ड है यार। राइट। तो बट हाँ चलो, एनीवे नाउ लेट्स कम टू मेसी। सो डू यू थिंक मेसी शुड बी हियर? लॉजिकली नो। मतलब क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यही कहूंगा, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे मेसी का थोड़ा बहुत केस बन सकता है, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ रोनाल्डो फैन ऑल्सो रोनाल्डो का केस नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। ना मेसी का क्यों बन सकता है यहाँ पे? दैट इज बिकॉज कि उसने 2023 का आधा पार्ट जो है अपना यूरोप में खेला है एंड लीग वन जीता है, और लीग वन जीता है। मतलब चलो ट्रॉफीज हटा भी दे, उसके अलावा भी आई थिंक पॉइंट ये आता है कि अगर आप एक वर्ल्ड 11 की बात करोगे देन मेसी शुड नॉट बी देयर। बट अगर आप नॉमिनीज की बात करोगे तो इनके अलावा जो फॉरवर्ड्स हैं, मैं बेंजेमा भी इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, इनके अलावा क्या आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे फॉरवर्ड्स हैं जो कि इनसे ऊपर आ सकते हैं? मतलब मैं ये कहूंगा मेसी डिजर्व्स टू बी देयर बिफोर बेंजेमा एंड मे बी इवन रोनाल्डो। ओके, बट क्या वो, अगर हम लोग जैसे सलाह का नाम लें या फिर ग्रीजमैन का नाम लें, लेवेंडोस्की का नाम लें, क्या उनसे ऊपर डिजर्व करता है? आई डोंट नो भाई, मतलब मुश्किल है। आई थिंक मेन पॉइंट वही है कि व्हाट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि दिस इज जो कंसिडरेशन पीरियड है वो वर्ल्ड कप के बाद का है, एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये वर्ल्ड कप का हैंगओवर अभी तक चल रहा है। एंड वही बात है कि अगर मार्टिनेज हो गया, अल्वारेस कहाँ है? अल्वारेस का तो अभी सीजन भी अच्छा जा रहा है, वो कहाँ से नहीं आया इस टाइम पे? सो फेयर चीज़ तो नहीं है अल्टीमेटली, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ है। बट नाउ लेट्स कम टू रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो पे आई वुड से एक तो मेरे हिसाब से तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे देखने में, बट सऊदी लीग इज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन राइट नाउ। ये जो ESPN प्लेयर फुटबॉल है, ये सब लोग भी पागलों की तरह पोस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे रोनाल्डो के। एंड ये जो टॉप स्कोर वाली चीज हुई है उसकी, दिस इज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिकग्निशन राइट नाउ, जो वो रोनाल्डो है। ग्लोब सॉकर अवार्ड से दे दिया उसका अवार्ड, फिर यहाँ पे IFFHS से अवार्ड मिल गया, फीफा ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया ना उसको, कर लिया साल का टॉप स्कोर 2023 का। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल से, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा नैरेटिव चल रहा है कि एक प्लेयर था हमदुल्ला, वो हमदुल्ला समथिंग कुछ करके 57 गोल्स मारे थे शायद 19 में, तो उसको क्यों नहीं रखा गया ना? बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगर आप लोग हर चीज़ एकदम वो फेयर आइज से देखोगे कि नहीं सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे आपने क्यों नहीं रखा गया इसको, आई टेल यू क्यों नहीं रखा गया। क्योंकि उस टाइम पे सऊदी लीग में स्टार्स नहीं थे, इट वॉज नॉट रेलिवेंट, आधे लोगों को पता ही नहीं था सऊदी लीग एग्जिस्ट करती है नहीं। एंड सेकेंडली हमदुल्ला था भाई, रोनाल्डो नहीं था वो। तो यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी। ऑब्वियसली रोनाल्डो की PR है, इट इज नॉट लाइक उसकी PR नहीं है। रोनाल्डो की PR, उसके जो फेमस स्टैचर है वो यहाँ पे प्लेन करता ही करता है। सेम फॉर मेसी, सेम फॉर मेसी। एंड द सेकंड फैक्ट इज कि सऊदी लीग में बहुत स्टार्स आ गए, इट इज अ लॉट मोर कॉम्पिटिटिव, अ लॉट मोर रेलेवेंट राइट नाउ। तो ये दोनों चीजें प्लेन करती है। नाउ पीपल विल से कि क्या रोनाल्डो को नहीं होना चाहिए? कायदे से नहीं होना चाहिए। इससे पहले तो मैं मेसी फैन हूँ, मैं कहूंगा कि कायदे से मेसी रोनाल्डो दोनों के ऊपर सलाह ग्रीजमैन को होना चाहिए था। हाँ ट्रू, क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑफ तो सलाह के अराउंड तो इस टाइम पे भी नैरेटिव बहुत अच्छा है, टॉप स्कोर है लीग का, वो कैसे नहीं है इस टाइम पे। सो मैं यही कहूंगा कि ये जो मेसी, जो हमने वर्ल्ड कप का हैंगओवर कहा ना, मेसी रोनाल्डो का भी हैंगओवर है इस टाइम पे फुटबॉल में। कोई रेडी नहीं है इस चीज को छोड़ने के लिए। एंड फीफा भी जितना मिल्क कर सकती है इस चीज को उतना मिल्क करेगी। MLS और सऊदी लीग को जितना मेन स्ट्रीम रिकग्निशन मिल रहा है,
ये सिर्फ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि मेसी रोनाल्डो अभी भी खेल हाँ हाँ एंड दे डोंट वांट टू, एक वो आदत पड़ जाती है ना 15-20 साल की, उसको छोड़ नहीं सकता आप एकदम से एक सीजन में, Right. 2-3 साल लगेंगे उसको, तब तक वो रिटायर ही हो जाएंगे। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर नेक्स्ट सीजन रोनाल्डो टॉप स्कोर बनता है, वापस इसमें होता है, एंड बेंजेमा सऊदी लीग में खेल रहा है पर वो नहीं होता। इमेजिन वन ऑफ देम विनिंग यूरोज और कोपा अमेरिका भाई, हाँ राइट, तब तो और रैली वो तो फिर बैलेंडो शॉट्स मिलने लग जाएंगे हाँ सबको। रैली होगी भाई पूरी। और इससे पहले हमने कहाँ ऐसा देखा था कि यूरोप के बाहर कोई भी प्लेयर इंक्लूड होता है। मेरा लॉजिक ही वही, मैं मेसी के लिए भी इसीलिए मना कर रहा था पहले कि अगर यूरोप में तुम नहीं हो, ऑल्दो मेसी का वही बात है कि यूरोप में था आधा, टेक्निकली, बट फिर यूरोप में उसके स्टैट्स उस टाइम पे देखे तो ही वाज लाइक कि अब मैं बस पीएसजी से निकलना है, मुझे खेलना भी नहीं है, मैं छुट्टी मनाने जा रहा हूँ वहाँ पे एम्बेसडर बन के वेकेशन का, सऊदी अरेबिया वगैरह। राइट, तो मतलब देयर हैव बीन प्लेयर्स दैट वर मोर कमिटेड एंड हैड बेटर स्टैट्स। Right. इवन एज अ मेसी फैन मैं जबरदस्ती मैं भक्ति नहीं करूंगा, आई थिंक रोनाल्डो मेसी दोनों ही डिजर्व नहीं करते, बट देन बेंजा भी डिजर्व नहीं करता। एंड लास्टली विनीसियस जूनियर, आई थिंक उसका तो राइटफुल इंक्लूजन है यहाँ पे। काफी अच्छा सीजन गया था, एंड इस सीजन के स्टार्ट में इंजर हो गया था, बट नाउ ही इज बैक। एक जो पॉइंट है, आई थिंक मे बी मुसियाला कुड हैव बीन इंक्लूडेड हियर, क्योंकि मुसियाला हाँ किसी जगह पे आता, मतलब मिडफील्ड हम कह रहे हैं सबसे फेयर है, फेयर। आई थिंक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सिर्फ लास्ट सीजन के हिसाब से देखा जाए तो मुसियाला वाज बेटर देन बेलिंगम। भाई मुसियाला डिजर्व द वो कोपा ट्रॉफी जो क्या कौन सी थी, गोल्डन बॉय, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं वो जो बेलिंगम। हाँ ट्रू एक्चुअली में मतलब टाइटल क्लिंचिंग गोल भी उसने मारा, एक तरीके से बायर्न को सॉर्ट ऑफ कैरी कर रहा था वो। सारी यूसीएल मैचेस में उसके आर्ग्यूएबली मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस थी, पीएसजी के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेला था वो। सो जिस लेवल पे मुसियाला ऑपरेट कर रहा था, आई नो बेलिंगम इस टाइम पे बहुत अच्छा खेल रहा है, बट लास्ट सीजन जिस लेवल पे मुसियाला ऑपरेट कर रहा था, बेलिंगम वाज नॉट अप देयर उस टाइम पे। वो तो हमने देखा था ना बैलन डॉर के नॉमिनेशंस के टाइम पे, वो हर प्लेयर के स्टैट्स और ट्रॉफीज दिखाते हैं, बेलिंगम का दिखाया था फिर मुसियाला का दिखाया था, जमीन आसमान का फर्क था। हाँ राइट। सो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली दोनों में बेलिंगम मुसियाला बेटर था। बट नाउ लेट्स क्विकली मेक द वर्ल्ड 11। यहाँ पे गोलकीपर में कोर्तुआ, एडरसन और मार्टिनेज। पहले क्राइटेरिया क्या बता दो। हाँ राइट, सो मैं आपको पहले बता दूं कि पहली बात तो एक कीपर चूज होगा, 3 डिफेंडर चूज होंगे, 3 मिडफील्डर्स चूज होंगे, 3 फॉरवर्ड चूज होंगे। ये सब इस बेसिस पे होंगे कि फॉरवर्ड में टॉप 3 वोटिंग्स किसको मिली है, मिडफील्डर्स में टॉप 3 वोटिंग्स किसको मिली है, डिफेंडर्स में टॉप 3 वोटिंग्स किसको मिली है, एंड गोलकीपर में टॉप वोटिंग किसको मिली है। तो इनको प्लस करें तो 10 प्लेयर बनते हैं, पिच पे 11 प्लेयर होते हैं। जो लास्ट प्लेयर होगा एंड जो फॉर्मेशन डिसाइडिंग चीज होगी वो ये होगी कि इन सब प्लेयर्स को हटा के ओवरऑल सारे आउटफील्ड प्लेयर्स मतलब गोलकीपर को छोड़ के जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा वोटिंग किसको मिली है। अगर डिफेंडर में ज्यादा होगी तो इट विल बी अ 4-3-3। इट इज ऑब्वियस कि अटैकर ही होगा, लेकिन कोई एग्जैक्टली मिडफील्ड होगा तो 3-4-3 हो जाएगा, एंड अटैकिंग होगा तो 3-3-4 होगा। एंड 3-3-4 एक्चुअली फॉर्मेशन कुछ खास होती नहीं है, पर हमने पहले देखा हुआ है एग्जैक्टली, इसीलिए क्योंकि वोटिंग फॉरवर्ड से ज्यादा एग्जैक्टली तो हम भी वैसे ही बनाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। सो गोलकीपर में कोर्तुआ, एडरसन, मार्टिनेज। हु आर यू टेकिंग? एडरसन इजी, ऑब्वियसली एडरसन इज, मेरा भी वही पिक होगा। डियाज, वैन डाइक, मिलिटाओ, रूडिगर, स्टोन्स एंड वॉकर। अब देखो भाई यहाँ पे आई डोंट सी हाउ स्टोन्स इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सेंटर बैक। हाँ सेम बट आई थिंक रूबेन डियाज तो नेचुरली आएगा ही आएगा। मिलिटाओ शुड ही बी देयर बिकॉज सेमी सभी पहुंचे थे तो कलेक्टिवली भी अच्छा रहा है। मेरे हिसाब से वैन डाइक कह रहा हूँ, डियाज, मिलिटाओ एंड प्रॉब्ली वॉकर। ऑल्दो अगर हम लोग सिर्फ 3 मतलब मेरा पॉइंट वही है, लोग कहेंगे कि वो 3 सेंटर बैक्स होने चाहिए कायदे से क्योंकि फॉर्मेशन वैसी होती है, बट फॉरवर्ड में भी हम देख सकते हैं कि सारे सेंटर फॉरवर्ड हो शायद, तो उस हिसाब से जो भी बस जो भी डिफेंडर है इनमें उनमें से 3 लेना है। मतलब राइट बैक को भी तुम सेंटर बैक खिला सकते हो। हाँ राइट, तो हाँ आई थिंक वॉकर ही आएगा फिर तो मोस्ट लाइकली। सो बट जॉन स्टोन्स, रूडिगर एंड अपना वैन डाइक, दे आर मिसिंग आउट। हाँ राइट, आई वुड बी सरप्राइज अगर वैन डाइक मिस आउट करता है वैसे। हाँ, सो आई थिंक इट्स फेयर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्डर्स। बेलिंगम, डी ब्रुयना, गुंडोगान, मॉडरिच, रॉड्री, सिल्वा, वैल्वर्दे। भाई साहब यहाँ तो सिटी की डोमिनेशन होने वाली है। आई थिंक बेलिंगम को मिल रहा है यहाँ पे स्पॉट। ओके भाई जो आई थिंक पक्का वोट मिले होंगे भाई, वोट मिले होंगे। राइट। तो आई थिंक बेलिंगम विल बी देयर फॉर श्योर। डी ब्रुयना तो डेफिनेटली होगा। एक देखो मैं डेफिनेटली है नहीं सोच रहा, मैं वोटिंग के हिसाब से सोच रहा हूँ लोगों ने क्या वोट किया। हाँ राइट, आई एम श्योर कि बेलिंगम को वोट करा होगा। डी ब्रुयना भी हाँ मोस्ट लाइकली मेक सेंस, बट एक अगर हम चूज करें वो कौन होगा? आई थिंक रॉड्री होगा। ही डिजर्व्स इट भाई, डिजर्व्स इट। प्लस आई थिंक वो नैरेटिव बन चुका है इस टाइम पे कि रॉड्री के बिना सिटी कुछ है नहीं, तो आई थिंक पीपल विल बाय इनटू दैट नैरेटिव एंड वोट फॉर हिम।
और इसी के चलते एक पिवट भी मिल जाएगा हमें और हाँ दो मिडफील्ड एकदम प्रॉपरली कायदे से हमें मिडफील्ड सही देखने को मिलेगी। मिल रही है। ठीक है भाई। बट डिफेंड अटैकर्स नाउ बेंजेमा, हालैंड, केन, एम्बापे, मेसी, रोनाल्डो, विनीशियस जूनियर। इसमें 4 होंगे मोस्ट लाइकली। आई थिंक हालैंड एम्बापे तो क्लियरली आ रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक केन भी आएगा। केन आएगा? I अच्छा think डू यू so. थिंक रोनाल्डो मेसी नहीं होंगे सेलेक्ट? अगर क्योंकि हम लोग वोटिंग की बात कर रहे हैं। वोटिंग, हाँ राइट। आई विल बी वेरी ऑनेस्टली आई थिंक वो वोटिंग भाई कायदे से तो होंगे ही होंगे, मतलब मैं कैसा हो नहीं सकता। फुटबॉलर्स कर रहे हैं तो हाँ आई हैव टू अज्यूम कि समझ होगी उनको इस बात की। कुछ को तो होनी चाहिए भाई। आई से नहीं होंगे। ठीक है। सो हैरी केन, हालैंड, एम्बापे, ये 3 तो मेरे हिसाब से होंगे ही होंगे। हैरी केन बिकॉज ऑफ इंग्लिश टैक्स? नहीं डिजर्व भी करता है वैसे, मतलब नहीं मतलब हाँ, फैन फॉलोइंग, हाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो वोटिंग का सीन है ना, सिर्फ मेरिट की बात नहीं हो रही है। आई थिंक जो चौथा हालैंड और हैरी केन हमारे 2 स्ट्राइकर्स हो गए, लेफ्ट विंग पे एम्बापे हो गया। एंड अब बचे मेसी, रोनाल्डो, विनीशियस जूनियर और बेंजेमा। आई थिंक बेंजेमा विल मिस आउट। विनीशियस? आई थिंक सो विनीशियस जूनियर होगा। तो राइट विंग पे एम्बापे, लेफ्ट विंग पे विनीशियस। कुछ भी कर देंगे ये लोग। हाँ भाई ठीक है, मतलब आई थिंक यही लॉजिकली बन रहा है। बट देन हु आर मिसिंग आउट? अपना बेंजेमा, मेसी, रोनाल्डो 3 ही कर रहे हैं। हाँ भाई साहब सैड बट आई थिंक सबसे ज्यादा लोग मिस आउट जो डिजर्वेड थे वो भाई वैसे क्या पता यार, शायद मेसी हो जाए। राइट विंग हो सकता है, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज अगर मेसी हो इसमें, क्योंकि मेसी लिटरली पता है इस साल सारे अवार्ड जीत रहे हैं। हाँ जो भी है सारे। आई वोंट बी सरप्राइज अगर मेसी हो, आई विल बी सरप्राइज अगर रोनाल्डो होगा। आई डोंट थिंक रोनाल्डो होगा अल्टीमेटली, बट आई थिंक मेसी हो सकता है। मेसी की पीआर इज ऑन एन ऑल टाइम हाई भाई। हाँ भाई क्रेजी क्रेजी, मतलब वो 2023 के पता नहीं ग्लोब अवार्ड और पता नहीं क्या क्या जीत गया है बिना खेले वेले। हाँ राइट। तो चल तो रहा है भाई। बट हाँ लॉजिकली आई डोंट थिंक ही शुड बी इन द प्लेइंग 11 फॉर श्योर। मतलब आई वुड हैव एम्बापे एंड विनीशियस देयर। सो ये तो हमारी बन गई प्लेइंग 11 एंड देखते हैं क्या आता है, कितना एक्यूरेट होता है ये। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसफर रूमर्स। जनवरी के विंडो खुलने वाली है या खुल चुकी है रादर? हाँ खुल चुकी है। तो साइन हो ही चुका है। हाँ क्या क्या लग रहा है भाई, कौन सी टीम के कैसे रूमर्स आ रहे हैं, कौन से बड़े प्लेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले आई थिंक यूनाइटेड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनका भी भाई एकदम कैसी शिप चल रही है उनकी समझ में नहीं आ रहा। यूनाइटेड हमें मजा आता है डिस्कस, मजा आता है एग्जैक्टली। सबसे पहले तो भाई सैंचो टू बोरुसिया डॉर्टमुंड ऑन अ लोन इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड इन द फाइनल स्टेजेस। फैब्रिजो रोमानो ने ये चीज़ रिपोर्ट कर दिया। विद इन अ फ्यू डेज ये पक्की हो जाएगी न्यूज़। सिर्फ 2.6 मिलियन लग रहे हैं डॉर्टमुंड को ये चीज़ साइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक फ्रॉम डॉर्टमुंड्स पर्सपेक्टिव इज इट अ गुड साइनिंग? यू कैन आर्ग्यू इट इज। मतलब पर्सनली बहुत ऐसे बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो भी नहीं करा डॉर्टमुंड को, बट यू वुड वांट टू फील कि इट्स काइंड ऑफ अ होम कमिंग ऑफ यू नो व्हाट कुड हैव बीन। एंड आई थिंक आई हैव अ फीलिंग कि सैंचो वापस परफॉर्म करने लग जाएगा डॉर्टमुंड में जाके। आई होप सो। एंड लाइक इफ यू जस्ट लुक एट हिज स्टैट्स फॉर यूनाइटेड राइट नाउ, उसने 82 मैचेस खेले 2.5 सीजन में, जिसमें उसके 13 गोले और 6 असिस्ट हैं। 82 मैचेस खेल लिए उसने? हाँ मतलब वही बात है ना कि किसी में सब वो क्या होगा, किसी में जल्दी चला गया होगा। बट अगर ये स्टैट्स दिखे तो दीज आर हॉरेंडस स्टैट्स। एंड 80 मिलियन में यूनाइटेड ने साइन करा था इस प्लेयर को। सो डॉर्टमुंड के हिसाब से तो कुछ गजब ही प्रॉफिट करा है इन्होंने। 80 मिलियन में बेच के 2.6 मिलियन में लोग वापस ला रहे हैं। बट यूनाइटेड अगेन अ वेरी बैड ट्रांसफर। आई वोंट ब्लेम देम, क्योंकि भाई सबको एक्सपेक्टेशंस थी सैंचो से। फाइनली जो एक राइट विंग का प्रॉपर वॉइड था कि एक हमें प्रॉपर स्किलफुल राइट विंगर चाहिए, भाई सैंचो वाज मेंट टू बी। भाई एंटनी है ना अब तो। एंटनी तो मतलब वही बात है ना कि कितना डाउनग्रेड हुआ है एक्चुअली में। बट सैंचो जब वो आया था यूनाइटेड में, आई डोंट थिंक कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकता कि ये बंदा फेल करेगा। आई थिंक दे शुड रिकंसिडर ग्रीनवुड। बहुत कंट्रोवर्शियल साइनिंग ना, नहीं आई थिंक करेंगे एट सम पॉइंट, करेंगे लोग साइन वापस ग्रीनवुड। आई डोंट नो क्या टेक्निकल उसका वो केस निकल के आया कि क्या वो गिल्टी था कि नहीं। ऑल आई नो इज कि ऑफिशियली गिल्टी तो नहीं हुआ है। हाँ राइट। सो मुझे नहीं पता सच्चाई क्या इधर भी कोई और क्लब खेल रहा है अगर ला लीगा में, तो फिर यूनाइटेड भी ले ही सकती है एक्चुअली में। वही अगर ऑफिशियली गिल्टी नहीं हुआ तो यूनाइटेड मतलब विल नॉट हेजिटेट और शुड नॉट हेजिटेट, बिकॉज अगर वो लीगली प्रूव ही नहीं हुआ तो फिर तुम क्या ही बोलोगे उसको। सो सैंचो के लिए भी आई थिंक काफी अच्छी ये खबर है कि वो डॉर्टमुंड वापस जा रहा है, ऑल्दो इट्स ऑन अ लोन अभी 6 मंथ का। बात मेरा वही है कि अभी इट्स अ शॉर्ट टर्म फिक्स। हाउ डज इट फिक्स हिज करियर? आई थिंक ओवर सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि रिगार्डलेस डॉर्टमुंड साइन करेगी या नहीं करेगी उसको सीजन एंड पे, किसी और क्लब में तो जाएगा ही जाएगा। ही इज नॉट स्टेइंग एट यूनाइटेड। कुछ भी कर लो। एक अच्छी बात ये है कि रूमर्स बहुत टाइम से थे कि वो कोई सऊदी में किसी क्लब में जाने वाला है। हाँ राइट। बट वहां से उसको अपग्रेड मिलके टॉप 5 लीग्स में ही अपने घर पे जाने को मिल रहा है। हाँ राइट।
घर में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वहीं पे वो खेल रहा था। एंड अगर वो डॉर्टमुंड में अच्छा परफॉर्म करता है, आई डोंट थिंक डॉर्टमुंड मना करेगी, वो ले लेगी फिर उसे, क्योंकि पहले भी गुड्स डिलीवर कर चुका है वो उनके लिए। एक जो क्या कहते हैं बुंडेसलीगा से एक और साइनिंग आ रही है रूमर, दैट इज टीमो वर्नर, जो कि यूनाइटेड लेना चाह रही है। यूनाइटेड भी भाई मतलब क्या ट्रांसफर करती है, क्या सोच के करती है। इन प्रिंसिपल आई थिंक टीमो वर्नर कैन बी अ गुड साइनिंग फॉर यूनाइटेड। कहाँ खेलेगा भाई? नहीं, वो स्ट्राइकर पोजीशन में खेलेगा, मतलब हॉयलैंड का हॉलैंड, एग्जैक्टली पॉइंट इज हॉलैंड कहाँ खेलेगा फिर? हॉलैंड इज 19 years old राइट नाउ। आई थिंक कायदे से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दे आर काइंड ऑफ ट्रीटिंग हिम एज एन अंडरस्टडी कि आप टीमो वर्नर के बीच में इधर आ जाओ, कभी खेल लो कभी मत खेलो। टीमो वर्नर क्या बाय द वे आल्सो प्ले ऑन द लेफ्ट विंग राइट विंग वो खेल सकता है, लाइक ही इज कंफर्टेबल प्लेइंग दैट पोजीशन। रैशफोर्ड का देखना पड़ेगा फिर, बट मेन पॉइंट इज कि अगर हॉलैंड को आप ऐसे अंडरस्टडी कंसिडर कर रहे हो, तो जिस हाई पे आप लाए थे उसको, जितना पैसा हमने दिया था, देन आप वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एंड यार उसका यूसर में तो अच्छा ही गया, अच्छा ही है, प्रीमियर लीग में उसने खाता तो खोल ही दिया, राइट। तो मतलब मे बी अब अच्छा ही जाए उसका सीन। टीमो वर्नर आई थिंक इन प्रिंसिपल इट कैन बी अ गुड साइनिंग, क्योंकि उसके सिस्टम में अच्छा बैठेगा, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। आई डाउट भाई, नहीं आई थिंक सिस्टम में तो अच्छा बैठेगा उसके सिस्टम में, बट इज इट अ गुड साइनिंग? आई डाउट। ऑन करंट बेसिस इट इज अ वेरी बैड साइनिंग, क्योंकि लाइप्जिग के साथ वो खेलता है इस टाइम पे। इस सीजन उसके 14 मैच में 2 गोल और 1 असिस्ट है। नहीं वो बहुत मिस करने की उसकी रेपुटेशन भी एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि मतलब वही बात है कि आप क्या सोच के साइनिंग्स कर रहे हो इस टाइम पे यूनाइटेड की। आई थिंक सारे लोग ही क्लूलेस हैं, इंक्लूडिंग टेन हैग। द वन थिंग दैट यूनाइटेड नीड्स राइट नाउ इज समबडी दैट कैन फिनिश द चांसेस। हाँ, क्योंकि हम कितने मैच में देखते हैं गोललेस जा रहे हैं, राइट। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसको साइन कर रहे हो? एक ऐसे बंदे की जिसकी रेपुटेशन ही है कि वो इजी चांसेस मिस करता है। आई डोंट सी हाउ दिस इज अ गुड साइनिंग भाई। एंड ये तो ट्रांसफर रूमर्स है, कुछ जो प्लेयर्स इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करा है या जिनसे बात कर रहे हैं, ये थोड़ा फनी है। लिंडेलॉफ और बिसाका को इन्हें एक्सटेंड कर दिया है, आई थिंक राइटफुली सो, दोनों प्लेयर डिजर्व करते हैं। जिनसे बात चल रही है कि एक्सटेंड करना है, एक है वरान, एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि वरान से कैसे बात चल रही है, अभी तक तो था कि वो जाने वाला है। सेकेंड इज एंथनी मार्शल। क्या सोच के आप मार्शल के साथ एक्सटेंड की बात कर रहे हो? Marshall has been a very bad player for Manchester United, very inconsistent player for Manchester United. जितना inconsistent player Rashford है, उतना ही inconsistent player Marshall है। प्लस Marshall की थोड़ी एज भी हो चुकी है, एंड कायदे से आई थिंक लेट मतलब 30s में नहीं है, बट 28-29 समथिंग का है Marshall। हाँ, आई थिंक 28 का तो है। Marshall में एंटी सुनेगा। सो आप क्या सोच के उस बंदे से एक्सटेंड करने की बात कर रहे हो, जिस बंदे ने पूरे फैन बेस को एकदम रैटल अप कर रखा है। सारे लोग इतने गुस्से हो जाते हैं मार्शल पे, व्हेन ऑब्वियसली यू हैव हॉलैंड एंड यू डोंट वांट टू ट्रीट हिम एज एन अंडरस्टडी। मार्शल को लेके ऐसा नहीं कर सकते कि आप मार्शल को पहले खिलाओगे और हॉलैंड जो है वो अंडरस्टडी होगा। आई वुड आर्ग्यू कि हॉलैंड कैन बी, मतलब अभी इस टाइम पे शायद मे बी ना हो क्योंकि एक्सपीरियंस लैक कर रहा है, बट ही कैन बी 10 times द प्लेयर मार्शल इज राइट नाउ। ऑफ कोर्स। सो देयर इज नो वे कि आप मार्शल को एक्सटेंड करने का सोचो भी, चाहे आपको एक नया प्लेयर लेने पड़े, क्योंकि हम वही बात करते थे ना कि आपको कल्चर राइट से अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे प्लेयर्स को एक्सटेंड करने के वापस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, 2 साल वो इंजर रहेगा, 1 सीजन ठीक परफॉर्म कर लेगा, फिर वापस एक्सटेंड। आई थिंक मार्शल का तो वो सीन है, उसको पालने का वो ले रखा है इन लोगों ने, बेटा उठा भाई। बट कितना अजीब बात है, कितना गंदा रन क्लब है यूनाइटेड। आप एक प्लेयर को बस पालने के लिए एक्सटेंड किए जा रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो? अपना ही बच्चा है भाई, इसको तो मतलब चाहे कुछ भी कर इसको रखें। वेरी शेमफुल भाई, क्योंकि जब टेन हैग आया था एक फीलिंग थी आई थिंक सबके अंदर कि मे बी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अब, बिकॉज ऑफ द रोनाल्डो सागा। हाँ, अगर रोनाल्डो अगेंस्ट वो ऐसा स्टैंड ले सकता है तो वही चीज़ उसको बाकी प्लेयर्स के साथ भी करनी चाहिए थी। एंड अगर ये एक्सटेंशन की बात एक्चुअली में चल रही है, देन इट इज क्वाइट शेमफुल ऑफ यूनाइटेड की ये चीज़ें कंसिडर की जा रही है। मतलब मार्शल को एक्सटेंशन देने से अच्छा 38 रोनाल्डो को 2 साल का एक्सटेंशन दे। अभी एक पता क्या आए थे, ये न्यूज़ आई थी कि यूनाइटेड सोच रही कि हम बेंजेमा खरीद लेते हैं। भाई मतलब कुछ भी भाई, एक बंदा सऊदी गया हुआ है, अब नहीं उसे वापस ले आते हैं हम लोग, पागल एकदम। बट ये तो यूनाइटेड की बात थी। एक फाइनल टॉपिक हमारा होगा जो कि ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अबाउट एम्बापे एंड मैड्रिड। ना कुछ चीज़ें आई है एम्बापे ने बोली है अभी फ्यूचर के बारे में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि जनवरी ट्रांसफर विंडो स्पेसिफिकली फ्रॉम मैड्रिड्स पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 6 महीने बाद अगर ट्रांसफर लेना है तो टोनी क्रूज और मॉड्रिच भी दिखेंगे नया कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन करने वाले, एंड एम्बापे का भी कुछ ना कुछ पता चलेगा। प्री अग्रीमेंट अभी यहाँ पे हो जाएगी। एम्बापे ने कमेंट दिए, आई हैवंट मेड एनी डिसीजन ऑन माई फ्यूचर, आई डिडंट मेक अ चॉइस,
nobody talks about my situation inside the club, it's not a topic. उसके बाद वो कहता है I didn't make my decision but we have an agreement with the president Al Khalifi, so it means that all parties are protected, focus is on the team, not my situation. भाई पहली बात तो क्या agreement है भाई? क्या मतलब निकालते हो तुम इससे? मतलब मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाली थी ये चीज़ ब्रो स्पोर्ट्स की, उसमें उसने कैप्शन कल फोटो डाली थी एक, एंड उसमें कैप्शन था कि हंग्री फॉर मोर. व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? क्या अगर आप, और सारे कमेंट सेक्शन में सारे वो लोग थे कि क्या कर रहा है फार्मर्स लीग में भाई, जाना नहीं है, यूसीएल नहीं जीतना. एंड कभी कभी तो मुझे एक्चुअली लग रहा है कि भाई कोई प्लेयर कितना अंधा हो सकता है इस टाइम पे, कोई प्लेयर एंड कोई क्लब इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड. अगर ये बंदा फिर से बीटी देता है इस बंदे के पीछे आप 3-4 साल से पड़े हुए हो. सबको लग रहा था कि नहीं, जब लास्ट टाइम ये चीज़ हुई थी उस टाइम भी इतना गुस्सा नहीं थे, सबको लगा था चल ठीक है 2 साल बाद तो आ ही जाएगा. अगर ये चीज़ बाई चांस फिर से होती है तो मैड्रिड ने जितनी बेइज्जती कराई है अपनी ट्रांसफर मार्केट में, और एम्बापे ने दिखा तो दिया कि भाई हुकुम का इक्का मैं ही हूँ एकदम, बट अपने करियर की जो उसने बेइज्जती करी अल्टीमेटली, जो पोटेंशियल की अपनी बेइज्जती करी है, दैट इज ऑल्सो वेरी सैड टू सी, क्योंकि हालैंड इज going way ahead than Mbappe right now. Mbappe is about to enter his prime in a couple of years, भाई. वही तो 26 this year. अगर अभी भी नहीं आएगा तो कब आएगा? 30 साल का तो वैसे भी मैड्रिड नहीं लेगी उसके बाद. तो आप क्या सोच के कब तक वेट करोगे? हंगरी फॉर जो, और आई हैव अ फीलिंग कि जो जैसी बातें कर रहा है कि जनरली मुझे लग रहा है कि भाई होगा भी या नहीं होगा एक्चुअली में. एक ऐसा मुझे पता चला है एक सीन, मतलब पहली बात तो ये जो बातें चल रही है कि एवरीबडी इज इन अग्रीमेंट और वो सब जो है, अपेरेंटली सीन ऐसा कुछ था कि इसको ना, इसके क्लॉज में 2+1 वाला जो क्लॉज है इसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या एक क्लॉज है कि आपको हर साल के एंड पे लॉयल्टी बोनस मिलेगा 80 मिलियन का. राइट. तो अभी पहला साल खत्म हुआ उसको 80 मिलियन मिल गए, ये साल खत्म होगा उसको 80 मिलियन मिलेंगे, और फिर वो चाहे तो वो +1 वाला ना करे एक्सटेंड, जैसे कि मेसी ने नहीं करा था. तो अब क्या होगा, अगर वो रियल मैड्रिड जाता है तो 80 मिलियन का लॉयल्टी बोनस भी लेगा और फिर फ्री में चला जाएगा, प्लस साइनिंग बोनस रियल मैड्रिड से मिलेगा. हाँ, बट अपेरेंटली एम्बापे का कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है कि वो मना कर दे कि भाई तुम 80 मिलियन बोनस मुझे इस साल मत दो, तुम रख लो, ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर फी, 80 मिलियन की, एंड लेट मी गो. तो उस हिसाब से ऑन पेपर में फ्री में भी चला जाऊंगा मैड्रिड के लिए, ताकि उनके लिए आसान हो, बट तुम्हें 80 मिलियन देने भी नहीं पड़ेंगे, तो तुम्हारे एक तरीके से 80 मिलियन बच गए अकाउंट पे. तो 80 मिलियन के ट्रांसफर फी तुम ट्रीट कर सकते हो उसको. ऐसा सुनने में आया कि दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी. अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एम्बापे का पूरा कंप्लीट से चल नहीं रहा. ओके. मुझे लगता है उसको थोड़ा सा ना फोर्स करा जा रहा है पीएसजी की तरफ से, कहीं ना कहीं. मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी बंदूक की नोक पे काम कराना ना, थोड़े बहुत मुझे वैसी वाइब्स आती है. ये वाइब मुझे लास्ट टाइम आई थी जब उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था, क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट भी आ गया था. मतलब जो पूरी सच है ना वो हमें नहीं पता. राइट. वो है पीएसजी में जो चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, आई डोंट थिंक वो किसी को भी पता, और किस हद तक वो लीगल है, एथिकल है, वो किसी को नहीं पता. क्योंकि लास्ट टाइम में जब एक्सटेंड हुआ था, प्रेसिडेंट आ गया था, पूरी कंट्री, लग रहा था कि पूरी कंट्री का प्रेशर है एम्बापे की, नहीं तेरे को रुकना है यहाँ पे, फिर अल्टीमेटली वो साइन करता है. बट देन अगेन आई विल से कि ऑब्वियसली ये चीज़ें तो बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं जो कि हमें पता है एक्चुअली में. उसके बेसिस पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर एम्बापे चाहता है मैड्रिड आना, तो इस टाइम पे जो चीज़ हमें पता, जो फैक्टर्स हमें पता, उसके बेसिस पे कोई उसे नहीं रोक सकता. वही. और भाई मैड्रिड भी कम गुंडी थोड़ी है. हाँ, राइट. थोड़ी है अगर, क्योंकि इस टाइम पे पीएसजी से उन्हें कुछ टॉक्स रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. दे जस्ट हैव टू टॉक इट आउट विद एम्बापे. अगर वो डिसाइड करता है देन ही ऑब्वियसली विल कम. तो इस टाइम पे अगेन कंसिडरिंग जो फैक्टर्स हमें पता है, उसके बेसिस पे इट मेक्स नो सेंस कि एम्बापे को पीएसजी रुकना चाहिए. एक वो था कि वो पीएसजी का ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनना चाहता है, वो बन चुका है. अपना पार्क द प्रिंस पे भी टॉप स्कोरर बनना था, वो भी बन चुका है. यूसीएल लेट्स सी कहाँ तक जाती है टीम एक्चुअली में. इस टाइम पे तो हाँ नहीं जीत रहे एग्जैक्टली. इस टाइम पे तो मतलब जितनी उस टाइम पे वीक थी उससे भी ज़्यादा वीक लग रही है इस टाइम पे. So actually में it makes no sense for Mbappe to stay at PSG. And then again, अगर Madrid fails to sign Mbappe, first of all they have to look for a replacement, क्योंकि ये चीज़ बार बार नहीं कर सकते. Second of all, अगर अब नहीं तो then the club genuinely has to move on. ये बार बार आप फिर से बेइज्जती नहीं करा सकते. I think बेइज्जती हो चुकी है, बट पॉइंट इज कि अगर आप मतलब नहीं होता तो ऑब्वियसली बेइज्जती होगी. मतलब मैड्रिड जैसा क्लब से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. ट्रू. पॉइंट मेरा ये है कि अगर अभी नहीं आता तो बेइज्जती होगी बहुत,
पर अगर उसके बाद भी हम उसके पीछे जाते हैं तो और भी बहुत बेइज्जती होगी। वो तो हमने पिछले साल भी कहा था। हाँ हाँ, तो बेइज्जती हुई तो उसका दौर। तो क्यों करवा रहे हो बेइज्जती? और मतलब भाई मेरे हाथ में होता तो मैं तो कर ही देता चेंज। नहीं तो डू यू थिंक दे शुड गो आफ्टर एम्बापे नाउ? इस टाइम पे नहीं नहीं ओके। आई थिंक किसी और को लेना चाहिए इस टाइम पे। मतलब मैं तो उस टाइम पे सोच रहा था कि हैरी केन ले लेना चाहिए था इन्हें, हाँ, जब एम्बापे का सीन था। वो भी कि जिस तरीके से खेल रहा हो तो अच्छा ही 30 साल खेलता का है ना वो। हाँ 5 साल तो दे सकता था भाई। वही तो मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत भी नहीं है भाई। आप इस टाइम पे तो फुटबॉल में हर 5-6 साल में चीजें चेंज हो ही जाती हैं, तो आपको इधर में कुछ ना कुछ नया देखना पड़ेगा। गुड इनफ, एग्जैक्टली गुड इनफ। एंड जैसे टाइप का स्ट्राइकर है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ स्ट्राइकर है तो उसे पता है एम्बापे विंगर है, स्ट्राइकर है, राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है, हाँ पता नहीं क्या क्या उसका। सो कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स आई थिंक हैरी केन वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। बट अगर एम्बापे नहीं आता इस सीजन देन जेन्युइनली क्लब हैज टू मूव ऑन। बार बार आप इसी होप में नहीं रह सकते और फैंस को भी होप नहीं दे सकते बार बार। कहीं ना कहीं आउटरीच होगा ही आगे चल के कि भाई कब तक ड्रामे करते रहोगे कि हम एम्बापे के लिए पैसा बचा रहे हैं। अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक सेंटर बैक साइन नहीं हो पा रहा, जबकि सिर्फ 2 सेंटर बैक्स अवेलेबल। क्योंकि नहीं हमें तो समर विंडो में स्पेंड करना है। क्या स्पेंड करना है समझ में नहीं आ रहा। एम्बापे का फ्री में आएगा तो क्या पैसे बचा? क्या वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा देंगे इसलिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो चलो बड़ा होगा ही होगा, बट आप बहुत साल से सेव कर रहे हो भाई पैसे। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत बड़ा देना नहीं चाहिए। नहीं कुछ है ऐसा कि लाइक अराउंड 25-30 मिलियन के आसपास उसका होगा। हाँ तो उतना ही होना चाहिए। मतलब सुपरस्टार का प्लेयर तो वही होता है। हाँ मतलब नहीं मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ कि सैलरी उसकी इतनी होगी 25-30। हाँ तो इतनी ही मतलब मेसी रोनाल्डो की जितनी थी उतनी उसके पास ही है, राइट। बट इन्फ्लेशन भी तो है ना। इन्फ्लेशन भी है। मेसी को 24 साल की उम्र में जितना मिलता है उस टाइम पे वो कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। राइट। तो मतलब हाँ बट अपवर्ड जो 50 मिलियन टाइप का जो हो रहा है वो तो चांस ही नहीं है। इतना पैसा ही नहीं है यार। पैसा भी नहीं, राइट। तो वही तो प्लस वो जो लॉयल्टी बोनस और साइनिंग बोनस पता नहीं क्या क्या होता है वो हम काउंट भी नहीं कर सकते। बट अगर उसके लिए पैसे बचा रहे हैं तो समझ में आता है। बट भाई स्क्वाड एम्बापे के चक्कर में तो अपना डायरेक्ट शॉर्ट टर्म फ्यूचर बहुत ज्यादा जेपर्डी में डाल रहे हो। नहीं पॉइंट है आप एक तो आप प्रेजेंट जेपर्डाइज कर रहे हो, सेकंड आपको आप उस बंदे के लिए जेपर्डाइज कर रहे हो जो कि आपको पता भी नहीं आने वाला जो कि आपको पहले ही धोखा दे चुका है। कब तक ऐसे रोते रहोगे उसके पीछे? सो अगेन अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड। मैं वही बंदा हूँ जो कि बाद में हाइप ट्रेन पे चढ़ के खूब एम्बापे करूंगा। बट अगर नहीं आता तो जो बेइज्जती हमने कराई है पिछले कुछ सालों में एम्बापे को लेके, एम्बापे के पीछे भागते भागते, द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर अ प्लेयर जिसने एक्चुअली में अपनी लीग 1 के बाहर क्लब लेवल पे कुछ प्रूव भी नहीं करा है एक्चुअली में। मैं वही कह रहा हूँ सबसे मजा तब आएगा जब वो अल्टीमेटली आ भी जाए तो ड्रामा करने के बाद तो परफॉर्म भी ना कर पाए। सही में क्रेजी होगा। मतलब ऑल्दो आई थिंक दैट ही इज डेस्टिन्ड टू परफॉर्म, जहाँ पे भी खेलेगा वो करेगा तो ही परफॉर्म। बट हाँ भाई आई होप कि कुछ अच्छा ही हो आ जाए, बट नहीं भी आता देन वी हैव टू मूव ऑन। बट ठीक है भाई, इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। काफ़ी रैंटिंग हो गई, काफ़ी डिस्कशन हो गया। होप सबको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बाकी जो आपको अगली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए वो आपको मोहन बता देगा। वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो आप इसको देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।